वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? माय नेम इज सिमरन कपूर और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अशोका बैच में और सर्विंग सब्जेक्ट के साथ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वेरी ठीक है, पहले वाला जल्दी से बता दीजिएगा कि ऑडियो क्लियर आ रही है सबको। फिर शुरू करते हैं अपनी, ठीक है, आज की क्लास। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं क्या देख रही थी कि आपको कुछ टॉपिक्स में मैंने देखा कि डाउट्स आ रहे हैं। जो भी कुछ डाउट्स हैं तो वहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ पर आपको आज क्लियर कराना चाहती हूँ पिछले टॉपिक में अगर कोई डाउट रहा होगा, है ना। तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो जो कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे डिक्लाइनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, है ना, जो डिक्लाइनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी जिसमें मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग दिया रहता था, मैंने कहा कि कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो दिमाग में ये बात रखिएगा, मैंने ये ट्रिक कब बताई थी? जब मैं आपको बोल रही थी कि जो बियरिंग है वो कौन सी है, क्वाड्रेंटल बियरिंग। कहा था कि नहीं? जब हम क्वाड्रेंटल बियरिंग के क्वेश्चन कर रहे थे, इस ट्रिक को मैंने तभी अप्लाई किया था। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम इसको क्या होल सर्कल बियरिंग में कर रहे हैं, तो आंसर सही नहीं आ रहा है। तो जब होल सर्कल बियरिंग में, तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ये सिर्फ क्वाड्रेंटल बियरिंग में काम करेगी। और जरूरत भी हमें क्वाड्रेंटल बियरिंग में ही पड़ती है, क्योंकि वहां पर ना थोड़ा सा वो डायग्राम में गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए। तो आई होप ये पहला जो डाउट था किसी का, मैंने वो क्लियर कर दिया होगा। जो ट्रिक लगेगी वो हमारी कहाँ पर लगेगी? क्वाड्रेंटल बियरिंग के सिस्टम में। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, मैंने आप लोगों ने जो मुझसे किसी ने पूछा था कि मैप और प्लान मैम जब श्रिंक होता है तो उसके साथ आपका, देखो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये एक कागज है, ये कागज है, हमने इसमें पढ़ा था कि कोई लाइन है जो श्रिंक हो सकती है टाइम के साथ, लेकिन ग्राउंड का डिस्टेंस तो श्रिंक होगा नहीं। अब मैंने देखना है कि कितने अमाउंट से श्रिंक हुई है, इसलिए हम क्या बना लेते हैं, हम यहाँ पर बना लेते थे ग्राफिकल स्केल। आपके कुछ डाउट ले रही हूँ मैं, फिर आज स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। तो मैम ग्राफिकल स्केल बना लेते थे। जिसका भी डाउट है, अगर नहीं क्लियर हो तो अभी बताना मुझे। तो ग्राफिकल स्केल से मुझे ये पता चल जाता था कि मैप और प्लान किस रेट से श्रिंक हुआ है। तो श्रिंक हुआ है, किस रेट से श्रिंक हुआ है, इस लाइन की मैं लेंथ मेजर कर लेती थी और वहां से श्रिंकेज फैक्टर से निकाल लेती थी कि भाई करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन कितनी निकल कर आएगी। यही था। अब आपने बोला है कि क्या इसमें आरएफ भी तो श्रिंक हो जाएगा? या बिल्कुल सही बात है, जब पूरा कागज आपका श्रिंक हो रहा है तो मैंने जितनी भी वैल्यूज, मान लीजिए मैंने बोला है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, पर ये 1 मीटर 1 सेंटीमीटर नहीं रह जाएगा। जब मेरा कागज श्रिंक हो जाएगा, हो सकता है ये 1 मीटर मेरा 0.9 सेंटीमीटर हो जाए, तो आरएफ चेंज हो जाएगा। जो नया कागज होगा ना, जो श्रिंक होने के बाद आपको देखने को मिलेगा, वो उसका अगर आप निकालेंगे आरएफ या स्केल, वो कुछ अलग ही निकल कर आएगा। आदित्य सैनी ने पूछा था शायद क्वेश्चन, तो क्लियर है? श्रिंकेज फैक्टर, ये कागज जब श्रिंक करता है, अब मान लो 20 साल बाद जो मैं कागज यूज कर रही हूँ वो श्रिंक हुआ हुआ है, वो श्रिंक हुआ हुआ है। अब उसमें जब मैं सारी लाइंस की लेंथ निकाल रही हूँ, तो उससे जब मैं देखूंगी कि इस कागज का स्केल कितना है, तो वो स्केल मेरा कुछ और निकल कर आएगा। बिल्कुल सही है आपकी स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन हमने जो क्वेश्चन देखा था कि कौन सा स्केल है जो इसकी वजह से अफेक्ट नहीं होता, श्रिंकेज या एक्सटेंड होने की वजह से अफेक्ट नहीं होता, तो वो ग्राफिकल स्केल है। उसको क्यों बोला था? क्योंकि ग्राफिकल स्केल अगर बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि ये लाइन जो है ये किस रेट से श्रिंक हो रही है, और हम श्रिंकेज फैक्टर वाले फॉर्मूलाज निकाल पाएंगे। क्लियर है? जिनका भी फर्स्ट लेक्चर है कोई बात नहीं, पिछले टॉपिक्स जो हैं वो देख लीजिएगा एक बार। अगर मैं कोई पुरानी टर्म यहाँ पर यूज करती हूँ तो मैं बोल दूंगी कि पुराने लेक्चर से देख लीजिएगा, है ना। अच्छा, और अभी थियोडोलाइट वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। इंक्लूडेड एंगल वाले क्वेश्चंस में किसको प्रॉब्लम आ रही है बताना। आज हम थियोडोलाइट और ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करेंगे। इंक्लूडेड एंगल के कुछ क्वेश्चन जो मैंने कल दिए थे, कि आप लोगों ने उसको सॉल्व करके देखा? कल वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आया? ये हमारा आज का टारगेट है। हम थियोडोलाइट के बारे में जानेंगे, थियोडोलाइट की फंडामेंटल लाइंस क्या होती है, यहीं से ही सवाल आता है। और टेम्परेरी एडजस्टमेंट कौन कौन सी है, इसके बारे में समझना है। कल मैंने आपको क्या बताया था कि इंक्लूडेड एंगल, आप बोल रहे थे कि मैम माइनस क्यों होगा।
मैंने आपको सिर्फ एक ऐसा फॉर्मूला दिया है जिससे आपके सारे इंक्लूडेड एंगल, आपके कोई भी इंक्लूडेड एंगल का क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको नहीं देखना है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल। अगर बोलो कि नहीं मैम मुझे तो डिटेल में देखना है कि एक्सटर्नल है या इंटरनल, तो क्या बताया था कि कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इंक्लूडेड एंगल हमेशा प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन मेजर करेंगे और हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो मैम अगर आपने ये लाइन ऐसे ए बी सी दिखाई है तो प्रीवियस लाइन ए बी होगी, नेक्स्ट लाइन बी सी होगी, प्रीवियस से नेक्स्ट लाइन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये एक्सटर्नल होगा। अगर वो पूछता है एक्सटर्नल है या इंटरनल तभी आपको ये फाइंड आउट करने की जरूरत है, नहीं तो मुझे सिर्फ एंगल निकालना है और मेरा क्वेश्चन सॉल्व है, इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इंक्लूडेड एंगल बिटवीन लाइंस निकालिए। तो मैंने आपको बोला था ऐसे सब पास हो जाएंगे। कुमार सोनू कह रहे थे कि अगर आप ऐसा पढ़ाओगे तो फिर मुश्किल है, फिर सारे लोग आंसर सॉल्व कर लेंगे, है ना। अरे मैंने आपको कल कहा था कि अगर आप इस वीडियो को 2 बार देखोगे और 2 बार देखने के बाद भी समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछना कि हाँ मैम ये समझ नहीं आ रहा है। पर मैं ये गारंटी दे रही हूँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिसने पहली बार भी सर्वे पढ़ा होगा उसको भी समझ में आ गया होगा इंक्लूडेड एंगल कैसे निकालना है। आया कि नहीं? जिनको आया एक बार चैट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मेरे को उन लोगों के कमेंट ज्यादा दिख रहे हैं जो बोलते हैं नहीं आया। जिनको समझ आया वो बताते ही नहीं है, वो अपना चुपचाप बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। पर मेरे तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए कि आपको समझ में आया है। हाँ, गणेश को समझ में नहीं आया, अच्छा आपने रिकॉर्डेड देखा था लेक्चर? अगर समझ नहीं आया बताओ मुझे। अब ये क्वेश्चन देखिए, जितना आसान मैंने इंक्लूडेड एंगल समझाया है कोई भी नहीं समझाएगा, जितना आसान बना दिया है। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ अभी। इफ द फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी, अब ए बी और बी सी, मैम ए बी की अब आपको डायग्राम बना के सॉल्व करना है, वो आपकी मर्जी है। मैम ए बी लाइन जो है, ए बी की बियरिंग बोलिए, ए पर अगर नॉर्थ को रेफरेंस मानकर एंगल मेजर करेंगे तो मैम वो 40 डिग्री बनेगा। तो लाइन हमेशा कैसे जाएगी, ये ए आ गया ये बी आ गया। अब देखो बीसी लाइन की बियरिंग कितनी दी है मैम, 120 डिग्री। बी पर नॉर्थ को रेफरेंस माना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा या नहीं? डीपीपी में तो, और डीपी में भी और क्वेश्चंस भी मिलेंगे, टेस्ट भी होगा अभी आपका, टेंशन मत लो। मैंने बोला है क्वेश्चंस प्रैक्टिस में अलग से करवाऊंगी आपको। हमारे इसी पेड बैच के बाद हमारा कुछ क्लासेस यूट्यूब पर होंगी और उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो वहां सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से, क्योंकि थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ ली है। अब मैंने क्या बोला, ए बी लाइन की बियरिंग 40 डिग्री है, बी सी लाइन की बियरिंग 120 डिग्री है। इसमें जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो कौन सा होगा, एक्सटर्नल या इंटरनल? मुझसे पूछा ही नहीं है एक्सटर्नल या इंटरनल निकालो, मुझसे पूछा है कैलकुलेट द इंक्लूडेड एंगल। तो मेरा काम सिर्फ कितना है, इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, माइनस इसका आंसर क्या आएगा बताना, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो आपने इंक्लूडेड एंगल इसका निकाल लिया होगा, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन कितना है 120 डिग्री माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन इज 40 डिग्री प्लस 180 डिग्री। 40 प्लस 180 कैसे आया वो आप लोग जानते हैं। अब मुझे बताओ ये इंक्लूडेड एंगल का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर? हाँ, कंपाइलेशन, कंपाइलेशन ही कंपटीशन, कितना वैल्यू आ रही है यहाँ से इसको निकालकर? 220 डिग्री। तो मैम ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 120 डिग्री माइनस, और ये वाली वैल्यू बन रही है 220 डिग्री। तो मतलब ये कितना आंसर बन रहा है, -100 डिग्री। क्या ये इंक्लूडेड एंगल -100 डिग्री के बराबर आ रहा है? -100 डिग्री बताने का मतलब क्या है कि मैम ये वाला एंगल जो होगा ये वाला 100 है, क्योंकि हमें पता है यहाँ एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल आएगा तो हम -100 को सॉल्व करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? मैम जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसमें 360 डिग्री को ऐड कर देते हैं। तो क्या मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जो 360 डिग्री बन के आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो कल क्या बताया था, जब पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो कौन सा आंसर मार्क कर दोगे, 100 डिग्री। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आपको क्या देखना है कि नेक्स्ट लाइन कौन सी है, प्रीवियस लाइन कौन सी है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज, अगर आपको डाउट आ रहा होगा तो मैं आपको समझा देती हूँ।
अगर मैं बोलती हूँ आपको ए बी लाइन की बियरिंग है 40 डिग्री और बीसी लाइन की बियरिंग है 100 डिग्री, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे, मतलब अगर आपको डायग्राम बनाना है तो मैं बोल रही हूँ, अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो, गणेश ने कहा था या गोविंद ने कहा था कि उन्हें डाउट है, तो अब ए बी और एक लाइन बीसी है, क्या आप मुझे इसको देख के बता सकते हो कि प्रीवियस लाइन कौन सी होगी, नेक्स्ट लाइन कौन सी होगी, इतना बता दो। अगर दोनों आंसर ऑप्शन में रहते हैं भावना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो यहां से आएगा 260 डिग्री, क्योंकि ये बुक में मेंशन है कि इंक्लूडेड एंगल की डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज होती है प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन। तो अगर यहाँ 260 डिग्री भी दिया होता तो आंसर 260 डिग्री करते। ठीक है, क्लियर है? एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगी, टेंशन नहीं लीजिए। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर मैं ऐसे कोई लाइन लिखती हूँ तो आपको ये समझ में आ जाता है ना कि मैम ये वाली लाइन प्रीवियस है, या ये भी नहीं क्लियर होता, ये बताओ, ये प्रीवियस लाइन है मैम और ये नेक्स्ट लाइन है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए जो नेक्स्ट लाइन की बियरिंग है वो तो सीधी ही लिख देनी है, फोर बियरिंग, मतलब अगर मैं लिख रही हूँ बियरिंग ऑफ बीसी, तो कल मैंने आपको क्या बताया था, जब खाली खाली बियरिंग ही लिखा होगा तो उसका मतलब ही क्या होगा, इसका मतलब ही फोर बियरिंग होगा। अगर बियरिंग के आगे कुछ भी नहीं लिखा रहता तो मतलब है फोर बियरिंग, बियरिंग के आगे कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो फोर बियरिंग। जब बोला है बियरिंग ऑफ लाइन ए बी 40 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी क्या दी है, फोर बियरिंग ऑफ ए बी दी है। तो मैम नेक्स्ट लाइन 100 हो गई, माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस करेंगे, तो बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस हमें गिवन नहीं है, हमें वो निकालनी पड़ेगी। तो ये 40 है, कल हमने देखा था अगर बैक बियरिंग निकालनी पड़ जाए और वैल्यू 180 से कम हो तो इसमें हम क्या करेंगे मैम, 180 डिग्री मिला देंगे, तो यहाँ से आपके पास जो भी आंसर आएगा वो इंक्लूडेड एंगल होगा, लेकिन आंसर अगर नेगेटिव में आता है तो उसमें हमें 360 डिग्री ऐड कर देना है। तो हमने ये पढ़ा था, इतनी सिंपल सी कहानी है, इसको आप कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, आपको सिर्फ ये प्रीवियस और नेक्स्ट लाइन को माइनस करके आंसर निकाल लेना है पेपर में। मैं बोल रही हूँ ना, कोई भी सवाल बन जाएगा, आप करके तो देखिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन करेंगे बन जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो यही चीज है, इतना सा ही ध्यान रखना है इंक्लूडेड एंगल का। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या कह रही थी कि अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा, अभी इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा वो हमारा टॉपिक क्या था कि हम पढ़ रहे थे, क्लियर है ना आप लोगों को? एक बार गणेश या गोविंद जिसने भी कहा था वीडियो को देखिएगा, सिर्फ दो एंगल माइनस करने हैं, वैल्यू माइनस में आती है तो 360 उसमें ऐड कर देना है, वो आपका आंसर होगा। आपको एंगल की प्रॉपर्टी में मैं दिमाग घुमाने क्यों नहीं दे रही हूँ, इसलिए नहीं दे रही हूँ कि यार पेपर में आप कहाँ वो डायग्राम में एंगल बनाओगे, ये एंगल कम है ये एंगल ज्यादा है, ये दोनों बराबर होंगे, कैसे निकालेंगे, वो आपको मुश्किल होगा। ठीक है, पहले क्लियर था बट अब पता नहीं क्यों डी कंफ्यूजन हो गया। क्यों डी कंफ्यूजन हो गया, मतलब किसमें कंफ्यूजन हो गई, यहाँ पर? ये तो क्लियर हो गया होगा, 100 डिग्री आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मूला से हो जाएगा, फिगर में प्रॉब्लम रहती है मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया। क्लिक वाइज ट्रेवर्स हो तो इंटरनल एंगल हो, एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे? इंटरनल अगर आप मुझे बताओ, अगर इंटरनल 100 है तो एक्सटर्नल यहाँ कैसे निकालेंगे आदित्य? अगर इंटरनल 100 है तो एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री से माइनस करके, 360 डिग्री माइनस करके इंटरनल एंगल क्या आ जा रहा है, एक्सटर्नल एंगल आ जा रहा है। 360 में आपने इंटरनल एंगल माइनस किया तो एक्सटर्नल आ गया। आप इंटरनल एक्सटर्नल के चक्कर में नहीं फंसो, सीधा इसको माइनस करो और यहाँ से ही चेक कर लो, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब इंक्लूडेड एंगल एक्सटर्नल आना चाहिए, इसलिए उसमें 360 मिलाएंगे, तो 360 में माइनस किया है तो एक्सटर्नल आ गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब मैं आपको क्या कह रही थी, आज किसी टेक्निकल की वजह से कुछ रह गया था, लेट हुई क्लास स्टार्ट, तो आज थोड़ा ब्रेक लेट मिलेगा। चलिए, तो अभी मैं आपको बोल रही थी कि अभी हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा थियोडोलाइट, हमारा है थियोडोलाइट। आप इजी तरीके से पढ़ा रहे हैं इसलिए अच्छा, देखो अभी अभी आप थोड़े से टाइम बाद जब सर्वे सब्जेक्ट को और जानोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आप समझ जाओगे कि मैंने आसान बना के समझाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैम हमने कंपास के बारे में पढ़ लिया, और कंपास सर्वे में हम कौन सा एंगल मेजर करते थे बताओ? कंपास सर्वे में हमने ये सीखा कि कंपास की हेल्प से हम मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल, कंपास की हेल्प से हम मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल।
अब जो हम कंपास से हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे थे वो कैसे करेंगे मैम? सबसे पहले तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ वाली लाइन हम बनाएंगे। मतलब हम साइड पर एक अपना कंपास लेकर जाएंगे और कंपास में जो नीडल है वो जो डायरेक्शन दिखा रही है, पहले हम वो डायरेक्शन देखेंगे कहाँ पर है। उसके बाद किसी पॉइंट का एंगल इस लाइन को रेफरेंस मानकर ही निकालते हैं मैम हमेशा। किस लाइन को रेफरेंस मानकर? मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ वाली लाइन को रेफरेंस मानकर। अब मुझे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी, जिससे मैं डायरेक्टली किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच एंगल निकाल सकूं, जिसका एग्जांपल मैं पहले भी आप लोगों को दे चुकी हूं कि अगर जिस कमरे में मैं अभी हूं, जिस रूम में मैं हूं, उसका एक कॉर्नर और उसका दूसरा कॉर्नर, मैं डायरेक्टली इन दोनों के बीच का एंगल निकालना चाहती हूं तो वो मैं कंपास की हेल्प से नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे चाहिए होगा थियोडोलाइट। सिमिलरली मेरे सामने एक बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग का बॉटम और उस बिल्डिंग का टॉप, ये जो एंगल बन रहा है ना, बिल्डिंग का टॉप और बिल्डिंग के बॉटम में जो एंगल बन रहा है उसका वो एंगल निकालना चाहती हो तो कंपास से नहीं निकलेगा। तो हमें किसकी जरूरत पड़ गई अब? थियोडोलाइट की। और थियोडोलाइट जो होगा वो कंपास के कंपैरिजन में क्या होगा? और ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब आपने जो भी थियोडोलाइट के बारे में कभी सीखा है उसको थोड़ी देर के लिए साइड रखना। जो मैं समझाऊंगी और जो मैं बताऊंगी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको वही पढ़ना है और अच्छे से बताऊंगी, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से। उससे पहले मैं आपको शो कर देती हूँ कि थियोडोलाइट कैसा दिखाई देता है। तो सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई कि थियोडोलाइट की हेल्प से मैम हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली दो पॉइंट के बीच एंगल मेजर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर कर सकते हैं और वर्टिकल एंगल भी मेजर कर सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, चाहे आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? थियोडोलाइट है। आज की क्लास जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इस थियोडोलाइट के बारे में बहुत सारी चीजें पता होंगी कि ये क्या है, ये क्या है, इससे कैसे यूज किया जाता है, ये वर्टिकल सर्कल क्या है, थियोडोलाइट से देखेंगे कैसे। तो आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपका इमेजिनेशन पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है नहीं। अब इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर है तो हम ऐसे देख देख के इसको समझेंगे। अब देखिए, जो ये हमारा थियोडोलाइट है, अब मुझे एंगल देखना है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल को साइट करना पड़ेगा। साइट मतलब देखना पड़ेगा। तो एंगल को देखने के लिए मैम सबसे पहली चीज, एंगल को देखने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी? एक टेलीस्कोप चाहिए होगा। एंगल को देखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? टेलीस्कोप चाहिए होगा। तो ये हमारा टेलीस्कोप है, जहां से मैं देखूंगी ये हमारा आई पीस। मैंने क्या बोला था? आई पीस का मतलब वो होगा जो हमारी आई के पास लेंस होगा, और जो हमारे जो भी सामने मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। अब मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को? अब मैं बोल रही हूँ कि थियोडोलाइट में साइट करना है क्योंकि हमें देखना तो पड़ेगा कि किन दो पॉइंट्स के बीच मुझे एंगल निकालना है। तो उसके लिए मेरे पास टेलीस्कोप है। अब आपका टेलीस्कोप जो है, मान लो ये वो टेलीस्कोप है जो मेरे हाथ में पेन है, ये जो पेन है ये टेलीस्कोप है। ध्यान से देखिएगा। अब मैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन बता रही हूँ आपको, फिर आप नोट्स में लिख सकते हैं। तो मैंने बोला कि ये जो पेन है ये टेलीस्कोप है, ठीक है? ये वाला टेलीस्कोप जो आप इमेजिन कर पा रहे हो। मैं इस टेलीस्कोप को अभी यहां से देख रही हूँ, आपकी तरफ देख रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे देखें, तो आपके पास आई पीस होना चाहिए, मेरे पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी। क्लियर हुआ? मैंने टेलीस्कोप को कैसे घुमाया मैम? 180 डिग्री पे घुमाया। ये देखिए, आपने टेलीस्कोप को 180 डिग्री पे घुमाया। अगर आप टेलीस्कोप को 180 डिग्री पे घुमा पा रहे हो तो उस थियोडोलाइट को बोलते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट। क्लियर हुआ? तो कोई भी थियोडोलाइट जिसको आप 180 डिग्री पर घुमा पाओ वो ट्रांजिट थियोडोलाइट है। लेकिन कोई थियोडोलाइट जिसको मैं सिर्फ यहां से 90 डिग्री तक ही घुमा पाऊं, सीधा देख रही हूं और यहीं तक घुमा पाऊं, उसको बोलते हैं नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो पहला आज का टर्म जो हमारी क्लास का याद होना चाहिए हमें कि थियोडोलाइट में टेलीस्कोप आपका कितना रोटेशन दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो एक आ जाता है ट्रांजिट थियोडोलाइट और दूसरा आ जाता है हमारा
नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट में मैंने आपको क्या बोला कि ये आपका टेलीस्कोप है, ये 180 डिग्री पे घूम रहा है। अब मैं आपको दो बातें समझाती हूँ। दो तरह के प्लेन होते हैं, एक वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये जो मेरे हाथ में पेन है, इसको मैं यहां से नीचे गिरा देती हूँ, अगर मेरे हाथ में जो पेन है ये यहां से नीचे गिरा देती हूँ, ये किस प्लेन में घूम रहा है? मैम वर्टिकल प्लेन में। कौन सा प्लेन है ये? वर्टिकल। और अगर मैं बोलूं कि मैं इस डायरेक्शन में चल रही हूँ, इस डायरेक्शन में चल रही हूँ, तो आप कौन से प्लेन में चल रहे हो मैम? आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहे हो। तो प्लेन कैसे याद रखना है? ये पेन है, मैंने ऐसे गिरा दिया, तो ये वाला प्लेन हमारा वर्टिकल है और ये वाला प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल है। तो अब ध्यान से देखिएगा, जब मेरा टेलीस्कोप 180 डिग्री पे घूमेगा, जब मेरा टेलीस्कोप 180 डिग्री पे घूमेगा, तो वो कौन सा प्लेन है? मैम ये वर्टिकल प्लेन है। ये जो पूरा ऐसे वाला प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है? ये वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। देखो वर्टिकल प्लेन मतलब ये ऊपर और नीचे जाएगा तो वर्टिकल प्लेन, और लेफ्ट और राइट जाएगा तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन। याद रहेगा ऐसे कि मैम अगर ये ऊपर नीचे वाली बात होगी तो वर्टिकल प्लेन, लेफ्ट राइट वाली बात होगी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमारा टेलीस्कोप जो है वो किस प्लेन में घूम रहा है? मैम ऊपर नीचे जाएगा तो वर्टिकल प्लेन। तो क्या बोला? ट्रांजिट थियोडोलाइट वो थियोडोलाइट होता है विच कैन बी रिवर्स्ड बाय, ट्रांजिट थियोडोलाइट इज दैट थियोडोलाइट विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री पे घूम रहा है ऊपर नीचे वर्टिकल प्लेन में, तो उसको बोल दिया ट्रांजिट थियोडोलाइट। नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या हो गया? इन विच द लाइन ऑफ साइट, अभी मैं आज बताने वाली हूं लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, ठीक है? तो कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसमें आप 180 डिग्री पे रिवर्स नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेलीस्कोप 180 डिग्री पे नहीं घुमा सकते इन वर्टिकल प्लेन, तो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। क्लियर हो गया ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है? ठीक है। अब दूसरा, मैं थियोडोलाइट को इस बेसिस पे क्लासिफाई कर रही हूँ कि हमारा थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि लीस्ट काउंट क्या होता है? मुझे पता है अब आप इतने इंटेलिजेंट बन गए हो, अब मैं मानकर चल रही हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट सारे बन गए हो, है ना? आपने भी मुझे अपना मैम शायद मान लिया होगा, मैंने तो आपको अपना स्टूडेंट मान लिया। तो हमने लीस्ट काउंट तो पहले पढ़ा था। तो लीस्ट काउंट मैंने आपको क्या बताया था? लीस्ट काउंट का मतलब है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना रीडिंग एक्यूरेटली बता पाएगा। तो जैसे मैम हम बचपन में जो स्केल यूज करते थे लाइंस ड्रॉ करने के लिए, तो उसमें एक जो डिस्टेंस होता था ग्रेजुएशन के बीच का, वो 1 mm होता था, उसका मतलब होता था उसका लीस्ट काउंट। वेरी गुड। तो अब हमारा थियोडोलाइट जो है, ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट काउंट या उसका एक्यूरेसी कितना है, उस बेसिस पे मैंने उसको क्लासिफाई किया। लेकिन हम अभी सिर्फ वर्नियर थियोडोलाइट के बारे में पढ़ेंगे, यही हमारे जो है सबसे ज्यादा सवालों से भरा हुआ है। तो अब दो तरह के थियोडोलाइट है, पहला है वर्नियर थियोडोलाइट, दूसरा है ऑप्टिकल थियोडोलाइट। ऑप्टिकल थियोडोलाइट जो होता है, इसी को मैं टोटल स्टेशन बोलती हूँ, जिसको मिसलेनियस टॉपिक में आपको मैं कवर करवाऊंगी। तो सबसे पहले वर्नियर थियोडोलाइट, याद है आपको डबल वर्नियर? जो लोग रिवाइज करते आ रहे हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था डबल वर्नियर क्या होता है। जब थियोडोलाइट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मैम 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और सिमिलरली एक और स्केल होता था यह 360 डिग्री, और इस तरफ को भी वैल्यूज लिखी होती थी। दो स्केल होते थे, एक अपर मेन स्केल, एक लोअर मेन स्केल। और यहाँ क्या होता था मैम? यहाँ पर आपका वर्नियर स्केल होता था, इसको बोलते थे हम लोग डबल वर्नियर। तो थियोडोलाइट से जब आप रीडिंग ले रहे हो, वर्नियर स्केल उसमें लगा हुआ है, तो उसको बोल दिया वर्नियर थियोडोलाइट। वर्नियर थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट कितना होता है? एसएससी जेई एग्जाम में आया हुआ है और स्टेट एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ध्यान रखना है, वर्नियर थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट 20 सेकंड होता है। और जब मुझसे पूछा जाएगा कि जनरली लिखा भी नहीं है कि वर्नियर है या कोई और, तो उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड वो वर्नियर के लिए ही पूछ रहा है, तो उसका लीस्ट काउंट होता है 20 सेकंड।
ऑप्टिकल थियोडोलाइट जो होते हैं, ऑप्टिकल थियोडोलाइट जो है ये थोड़े से एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये और कम वैल्यू रीड कर पाएंगे। इसका लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड। अगर ऑप्टिकल लिखा है तभी आंसर 1 सेकेंड करना। मैं आपको बता रही हूँ, कंफ्यूजन होती है। आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि मैम 20 सेकेंड जो लीस्ट काउंट होता है वो किसका होता है, वर्नियर थियोडोलाइट का। और अगर क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट, आपका आंसर होगा 20 सेकंड। 20 सेकंड का मतलब मैंने आपको समझाया था। आप यहाँ पर रीडिंग देखो कैसे ले पाओगे। मान लो एक एग्जांपल बता रही हूँ, 30 डिग्री 20 मिनट 20 सेकंड, ये 20 सेकंड है ना, तो मतलब मैम लास्ट वाली रीडिंग 20 सेकंड तक हो सकती है। 20 सेकंड का मल्टीपल मतलब मैम 40 सेकंड हो सकता है, मल्टीपल मतलब 60 सेकंड। तो मैम सेकंड वाली जो सारी रीडिंग्स होंगी वो 20 के मल्टीपल में आएंगी। इसका मतलब है हमारा लीस्ट काउंट 20 सेकंड है। तो ये तो थे हमारी वर्नियर की क्लासिफिकेशन। आज हो सकता है आप साथ साथ नोट्स ना बना पाओ क्योंकि बहुत बड़े बड़े डेफिनेशन है। मेरा आज का मेन पर्पस है कि मैं आपको थियोडोलाइट क्लियर करवा दूं, जो आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है और डाउट ही रहता है। क्योंकि आप लोगों ने कॉलेज में, या तो आप में से कुछ लोगों ने तो डिग्री खरीदी है, आपने खुद भी एक्सेप्ट किया था, तो हो सकता है सेंटेंस कंप्लीट लिख तो दिया, इन दिस वर्नियर वर्नियर आर यूज्ड फॉर टेकिंग द रीडिंग्स, इन दिस वर्नियर आर यूज्ड फॉर टेकिंग द रीडिंग। इसमें क्या होता है, वर्नियर आर यूज्ड फॉर टेकिंग द रीडिंग्स, और ऑप्टिकल थियोडोलाइट में रीडिंग्स आर टेकन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर फिटेड इन देन, तो इन देम इसका लीस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है। तो देखिए कल जो हमारा कंपास सर्वे था उसमें हम न्यूमेरिकल था, तो मैंने सारी चीजें लिखवा दी, लेकिन आज पूरा ही थ्योरी है, तो मैं ज्यादातर पार्ट इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। तो अपना माइंड सेटअप वैसे बनाकर चलिए कि आज आप सारा थियोडोलाइट जो है वो समझ के जाने वाले हैं। 20 सेकेंड्स होगा, दो डबल डैश लगेगा, 20 सेकेंड्स होगा तो ऐसे लगा होगा 20 सेकेंड्स। ठीक है, 20 सेकेंड है तो इसीलिए आगे सेकेंड लिखा हुआ है। अब चलिए, अब मैं आज आपको इसके आगे समझाती हूँ। अब हमने क्या समझना है देखो, तो मुझे सिर्फ ये समझ में आया कि ये जो हमारा थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट में एक टेलीस्कोप है जिससे मैं देखने वाली हूँ। जो मेरी आंख के पास लेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम आई पीस बोलते हैं। जो आंख के पास लेंस होगा उसको मैम हम आई पीस बोलेंगे, और जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। अब थोड़ा फोकस आज यही रखना है कि थियोडोलाइट आपको समझ के जाना है। अब आगे की कहानी सुनिए। अब मैं इस थियोडोलाइट को कुछ अलग अलग पार्ट्स में बांटूंगी कि हम हर एक पार्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जान सकें, और मैं आपको बताऊंगी कि सवाल कहाँ से आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगी, जब मैं साइट पे जाऊंगी मैं सबसे पहले थियोडोलाइट को किसके ऊपर सेट करती हूँ, कोई बता सकता है? ट्राइपॉड देखा है आपने, जो कैमरे को भी फिक्स किया जाता है ट्राइपॉड के ऊपर। ट्राइपॉड क्या मतलब क्या होता है, जिसकी 3 लेग्स हो, ऐसा होता है ट्राइपॉड, जिसकी 3 लेग्स हो मैम। इसके ऊपर हम अपने पूरे थियोडोलाइट को फिक्स कर देंगे, इसके ऊपर हम अपने थियोडोलाइट को फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड मतलब जिसकी 3 लेग्स है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, थियोडोलाइट को फिक्स कर देना है। सबसे पहला काम ये करेंगे, अपनी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ट्राइपॉड के साथ हमारा थियोडोलाइट का एक पार्ट होगा जो डायरेक्टली अटैच होगा, सबसे नीचे वाली प्लेट। जो सबसे नीचे वाली प्लेट होती है इसको बोलते हैं ट्राइवेट। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे आपको सारी टर्म्स आज क्लास में ही याद हो जाएंगी, दूसरी बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये वाली जो प्लेट है जो ट्राइपॉड के साथ जुड़ी होती है ये होती है ट्राइवेट। इससे ऊपर वाली जो प्लेट है इसको बोलते हैं ट्राई ब्रेच। तीनों दो ट्राई ब्रेच। तो एक है हमारी सबसे नीचे वाली प्लेट जिसको बोला ट्राइवेट, जो हमारे ट्राइपॉड के साथ डायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड होगी। और इसके ऊपर जो व्हाइट कलर की प्लेट है ये भी मैम ट्रायंगुलर शेप की है, अगर मैं टॉप से देखूं, प्लान से देखूं, तो इसको बोलते हैं ट्राइबेज। इसके बीच मैम क्या होता है, नहीं भूलोगे, आज मैं बता रही हूँ। इसके नीचे मैम ये 3 ना स्क्रू लगे होते हैं, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा इसलिए मैंने ये फोटो लगाई है। ये एक स्क्रू, ये दूसरा और ये तीसरा। इस फोटो में क्लियर नजर आ रहा है? इस फोटो में क्लियर नजर आ रहा है, ये बताइए। इस वाली फोटो में क्या आपको ये 3 स्क्रू दिख रहे हैं?
तो इन तीनों को क्या बोलते हैं? लेवलिंग स्क्रू। इन तीनों को क्या बोलते हैं? लेवलिंग स्क्रू। मैं आपको बताऊंगी नोट्स में आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, अभी बस समझने पे ध्यान देना। ये तीन हमारे जो स्क्रू होंगे, या फिर इनको फुट स्क्रू बोलेंगे, ये किस लिए काम में आते हैं? ये किस लिए काम में आते हैं? ये आपके लेवलिंग करने में हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे हम आज की क्लास में अभी समझने वाले हैं। तो मैम, जो आपका ट्राइवेट है, ये जो फुट स्क्रू है या लेवलिंग स्क्रू है, और जो ट्राई ब्रेच है, यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का जो आपका ये असेंबली है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेवलिंग असेंबली। अब मुझे डायग्राम जो बनाना है नोट्स में, रफली कुछ ऐसा बनाना है। अब मैं आपको असली वाली फोटो भी दिखाऊंगी और यहाँ भी समझाऊंगी। अब नोट्स में मुझे मैम इस तरीके से शो करना होगा, तभी आप इसको बना पाओगे ना। ऐसे कैसे बनाओगे? तो सबसे नीचे वाली जो प्लेट है, उसको हमने क्या बोला? ट्राइवेट बोला। उसके ऊपर क्या थे मैम? 3 फुट स्क्रू लगे हुए थे, तो इसके ऊपर जो स्क्रू है उसको क्या बोला? फुट स्क्रू बोला। इससे ऊपर वाली जो प्लेट है, इसको क्या बोला? ट्राई ब्रैच बोला। क्या ये तीनों के नाम याद हो गए? आपसे पेपर में पूछा जाता है कि आपकी लेवलिंग असेंबली में क्या क्या आता है, तो लेवलिंग असेंबली में ये 3 आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन तीनों को यहां से लेकर यहां तक जो असेंबली है, इसको क्या बोलते हैं? लेवलिंग असेंबली। कोई डाउट किसी को? इसको क्या बोलते हैं? लेवलिंग असेंबली। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इसको बोलते हैं लेवलिंग असेंबली। तो ये आ गया ट्राइवेट, ये आ गया फुट स्क्रू, और उसके ऊपर आ गया ट्राई ब्रिज। तो मैम ये तीनों चीजें हैं, क्लैंपिंग स्क्रू भी बोलते हैं, फुट स्क्रू भी बोलते हैं, और लेवलिंग स्क्रू भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेवलिंग करने में काम आएंगे, और इसको लेवलिंग स्क्रू भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? बताइए, क्लियर हो गया या नहीं हुआ? तो ट्राइवेट, ट्राइवेट और ट्राई ब्रिज, ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी हेल्प करेंगे, इससे ज्यादा लिखना भी नहीं होता है इनके बारे में। अब क्या बोला है? लेवलिंग असेंबली क्या करती है? सपोर्ट द मेन पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को जिसके ऊपर रखना है वो क्या है मैम? ट्राइपोड है। तो ट्राइपोड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन किसका है? ट्राइपोड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन किसका है? तो वो किसका है मैम? लेवलिंग असेंबली का ही है। इसलिए क्या बोलेंगे? ये मेन पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को क्या करती है? सपोर्ट करती है। और टू अटैच द थियोडोलाइट टू द ट्राइपोड, हमारे पास जो थियोडोलाइट है वो ट्राइपोड के साथ यहां पर अटैच होगा। तो ये काम है हमारा लेवलिंग असेंबली का। कुमार सोनू, क्या क्लियर नहीं हुआ मुझे ये बताओ? जो क्लियर नहीं होता वो वाला पॉइंट लिखा करो कि ये चीज समझ में नहीं आई। तो थियोडोलाइट में क्या होगा, ध्यान से देखना। ये जो मेरा नीचे वाला हाथ है, अभी जो मैंने हाथ रखा है, ये वाली प्लेट कौन सी है? ट्राइवेट है। इसके ऊपर 3 स्क्रू लगे होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। जो 3 स्क्रू होंगे, अगर मैं उसको ऊपर से देखूं तो एक ट्रायंगल की फॉर्म में होंगे। एक स्क्रू यहाँ, एक स्क्रू यहाँ, एक यहाँ पर। तो ट्राइवेट, इसके ऊपर मैम लेवलिंग स्क्रू, इसके ऊपर ट्राइबेच, इसके ऊपर ट्राइबेच। तो मैम ये जो लेवलिंग स्क्रू, ट्राइवेट और ट्राइबेच है, इन तीनों की जो असेंबली है उसको क्या बोलते हैं? लेवलिंग असेंबली बोलते हैं। बोलिए। हाँ, ट्राइबेच ये वाला है, ये 3 प्लेट्स है ना। देखो, सबसे नीचे वाली वाइट प्लेट कौन सी है? ट्राइवेट है। ये फुट स्क्रू है। ये ऊपर वाली वाइट प्लेट जो है ये ट्राइब्रेच है। यहां तक आप पूछो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा, पर यहाँ से आपको लिखना भी नहीं है, मैंने बताया आपको ये लिखना नेक्स्ट वाली स्लाइड से ही है। अभी अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप बताओ। ट्राइब्रेच, हाँ, अब क्या क्लियर नहीं हुआ ये बताना। ट्राइवेट, फुट स्क्रू, ट्राइब्रेच, ठीक है, ये 3 हो गए। लेवलिंग हेड असेंबली क्यों बोली? लेवलिंग करने के हेल्प में आएगी। अब इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, अभी असली कहानी तो है। अब इससे ऊपर चलते हैं। इससे ऊपर हमें क्या दिख रहा है? सबसे जरूरी, अब इसको ध्यान से देखिएगा। मैं फोटो को जूम शायद यहाँ नहीं कर सकती हूँ, इसको मैं जूम अच्छा कर सकती हूँ, थोड़ा सा ही करूंगी, उसके बाद मुझे वापस इसको जूम आउट करना पड़ेगा। अच्छा देखिए,
यहाँ दिख रहा है ये नीचे वाली एक प्लेट है व्हाइट कलर की। अब कौन सी प्लेट है जिसको मैं यहाँ पर आपको शो करा रही हूँ, उसको ध्यान से देखना। ये वाला एक नीचे वाला प्लेट दिख रहा है, ये ग्रीन वाला। एक ऐसे सोचो, एक बॉक्स है, उस बॉक्स का बेस है, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का ढक्कन लगा हुआ है, इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का ढक्कन लगा हुआ है। तो ये जो ग्रीन कलर का ढक्कन लगा है, उससे नीचे एक व्हाइट कलर की प्लेट दिख रही है, उससे नीचे एक व्हाइट कलर की प्लेट दिख रही है मैम। ये एक व्हाइट प्लेट है, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का ढक्कन लगा हुआ है। तो ये जो असेंबली है, सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल शेप की है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल। इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल सर्कल। और मैम इससे ऊपर एक सर्कल दिख रहा था, क्योंकि वो वर्टिकल प्लेन में है, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कल। तीनों लेवलिंग में हेल्प करेंगे, मैं अभी समझाऊंगी इससे लेवलिंग कैसे करते हैं, थोड़ी देर बाद समझना है हमने। तो ये जो लोअर प्लेट है, जहां मेरा हाथ है, ये व्हाइट कलर, जहां मेरा हाथ है व्हाइट कलर की प्लेट है, ये लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट है। और जो ऊपर इसके ढक्कन लगा हुआ है, ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा? अपर प्लेट। तो एक हो गई लोअर प्लेट और एक हो गई अपर प्लेट। अब इसको खोल के तो दिखा नहीं सकते, तो अभी मुझे क्या मानना पड़ेगा? व्हाइट वाली लोअर प्लेट और ये ग्रीन वाली इसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है, वो क्या है? अपर प्लेट। यहां तक समझ में आया? अब हम क्या कर रहे हैं? लेवलिंग असेंबली से थोड़ा ऊपर बढ़ गए हैं, तो उससे ऊपर हमें एक हॉरिजॉन्टल सर्कल दिखा, इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। अभी डायग्राम हम सीखेंगे, अभी दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती कि आप समझ भी जाओ और लिख भी लो। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल। अच्छा मैम, ये किस लिए होता है, मैं आपको समझाती हूँ। ये जो नीचे व्हाइट वाली प्लेट है, ये जो नीचे व्हाइट वाली प्लेट है, जिसको मैंने लोअर प्लेट बोला, ये लोअर प्लेट को मैम, अगर हम इसको थोड़ा इस तरीके से देखना चाहें, कि मैंने पूरा थियोडोलाइट ओपन कर दिया है, अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये लोअर प्लेट किस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, अब स्लाइड खराब हो जाएगी, ट्राइपॉड और जहां लिखा हुआ था मुझे लगता है, पर चलो। एक मिनट देना। अब वापस जाएंगे सेम वैसे ही, इसके बाद जूम नहीं करेंगे। तो अब मैंने क्या बोला कि एक लोअर प्लेट है, एक हमारी अपर प्लेट है। तो जो हमारी लोअर प्लेट है और जो हमारी अपर प्लेट है, उसके बारे में क्या समझना है, ध्यान से देखना। लोअर प्लेट में क्या होता है? मेन स्केल मार्क होता है। अपर प्लेट में वर्नियर स्केल मार्क होता है। अभी समझ में नहीं आया, अब मैं आपको समझा रही हूं, अब यहां ध्यान देना सब लोग। तो मैंने क्या बोला कि एक हमारी लोअर प्लेट है। मैम जब लोअर प्लेट मतलब जो एक सर्कल दिख रहा था, जो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल दिख रहा था, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल अगर मैं टॉप से देखूंगी तो वो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें ग्रेजुएशंस मार्क हैं, जीरो से लेकर 90, 180, 270 और 360, ये सारी ग्रेजुएशंस मार्क हैं। और इसी में ही हमारा कौन सा स्केल बना होता है मैम? इसी में हमारा मेन स्केल बना होता है। मेन स्केल कौन सा था? मेन स्केल वो है जिसमें हमारा डबल वर्नियर, अभी डबल वर्नियर मैं बनाऊंगी। तो मैम ये पूरा एक सर्कल है, जिसको अगर आपने उस लोअर प्लेट को खोलकर देखा, तो उसमें मुझे इस तरीके से क्या दिख रही है? बहुत सारी ग्रेजुएशंस दिख रही हैं। अच्छा, ये ग्रेजुएशंस क्या बता रही है मैम? आपने बोला एक लोअर प्लेट है, उस पर एक मेन स्केल बना हुआ है। अब जो लोअर प्लेट का जो मेन स्केल होता है, जो लोअर प्लेट का मेन स्केल होता है, इसका लीस्ट काउंट, जो लोअर प्लेट का मेन स्केल होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है 20 मिनट। इसका लीस्ट काउंट होता है 20 मिनट। ध्यान से सुनना, अभी कोई डाउट नहीं पूछेंगे, जब टॉपिक बता दूंगी पूरा फिर पूछना। 20 मिनट का मतलब क्या हुआ मैम? 20 मिनट का मतलब ये हुआ कि अगर पहली ग्रेजुएशन 0 डिग्री है, तो दूसरी हमारी 20 मिनट की होगी, तीसरी हमारी मैम 40 मिनट की होगी, और इससे अगली जो ग्रेजुएशन है वो 60 मिनट की होगी। और 60 मिनट मतलब यहाँ पर 1 डिग्री लिखा होगा। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अगर हम इसमें ग्रेजुएशंस को देखें, तो ऐसे होगा, ये 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री 20 मिनट, 40 मिनट, और ये बन जाएगा 2 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री 20 मिनट, 2 डिग्री 40 मिनट, और फिर ये बन जाएगा 3 डिग्री। कैसे बना? ये 20 मिनट आपको पता चल गया, 40 मिनट आपको पता चल गया, 60 मिनट किसके बराबर होता है? 1 डिग्री के बराबर, तो ये बन गया 2 डिग्री। समझ में आया?
20 मिनट इसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि इस सर्कल में जब मैं सारी वैल्यूज देखूंगी, सारी ग्रेजुएशन देखूंगी, तो इसका मतलब मैम 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच सिर्फ 2 ही लाइंस होंगी, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कितना है 20 मिनट। मतलब जो हमारा लोअर प्लेट है उससे जब हम एंगल मेजर करेंगे तो वो 20 मिनट में ही एंगल बता सकता है। इतना समझ में आया? क्या ये सर्कल में जो बात बताई वो क्लियर हुई? जल्दी से लिख दो कमेंट सेक्शन में। 20 मिनट का लीस्ट काउंट होता है, थियोडोलाइट को बनाया ही ऐसे है, मैंने अपने आप नहीं लिया। जो वर्नियर थियोडोलाइट होता है उसको ऐसा ही बनाया जाता है कि उसका मेन स्केल जो होगा उसका लीस्ट काउंट 20 मिनट होगा। अब मैंने क्या बोला, इसके ऊपर मैम एक अपर प्लेट भी थी। अब मैं ध्यान से सुनना, एक लोअर प्लेट है और एक उसके ऊपर क्या है, एक अपर प्लेट है। अब सुनना यहाँ पर क्या है मैम, ये वाला जो हाथ है ध्यान से देखो, ये लोअर प्लेट है, इसके ऊपर क्या है, एक अपर प्लेट भी है। अब मैं अपर प्लेट दिखाऊंगी आपको, तो ये जो अपर प्लेट मैम दूसरा हाथ आप इसके ऊपर दिखा रहे हो, उस पे क्या बना होता है, उस पे वर्नियर स्केल होता है। लोअर प्लेट पे मेन स्केल था, अपर प्लेट पे वर्नियर स्केल बना होता है। तो मैम थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताएंगे तो वर्नियर स्केल कैसा होगा, अब उसको देखिए। तो ये लोअर प्लेट को, ये हमारी लोअर प्लेट है, इसके ऊपर जो बना है वो कौन सा है, इसके ऊपर जो बना है वो वर्नियर स्केल है। तो इस पे तो ग्रेजुएशन वैसे बनी हुई है, इस पे तो ग्रेजुएशन वैसे ही बनी हुई है। हाँ मैम बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये लोअर प्लेट पे जो सर्कल था वो तो वैसे ही था। अब जो अपर प्लेट का सर्कल है वो कैसा दिखाई देता है, अपर प्लेट का जो सर्कल है उसमें वर्नियर कुछ इस तरीके से बना होता है। अब ये क्या है मैम, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो नीचे वाला सर्कल है वो दिखा रहा है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इनके बीच 2-2 ग्रेजुएशन, मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना है, 20 मिनट है, ये हमें समझ में आ गया। और इसमें जो मैम रीडिंग होगी दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही होगी, ये आपने पहले ही बता दिया था क्योंकि डबल वर्नियर है। अब मैम जो अपर प्लेट है उस पे क्या बना होता है, अपर प्लेट पे होता है हमारा वर्नियर स्केल मार्क। तो ये वाला जो मैंने इंडेक्स फ्रेम बनाया है, मैंने नया नाम लिया इसको, मैंने बोला इंडेक्स फ्रेम। सुनना, तो अपर प्लेट में सिर्फ ये बना होता है, ये मतलब इसमें ये वाली वैल्यू यहाँ 0 डिग्री है, फिर दो ग्रेजुएशन है, फिर 1 एक ग्रेजुएशन, फिर 2, फिर ऐसे। तो ये वर्नियर स्केल भी मैम ऐसे बना हुआ है। अब वर्नियर स्केल को अगर मैं जूम करके दिखाऊं, क्योंकि इतने छोटे से में तो पता नहीं चल रहा है, वर्नियर स्केल को भी अगर मैं यहाँ पर इतने वाले पोर्शन को अलग से बनाकर दिखाऊं कि ये क्या बता रहा है, तो ये ऐसे एक है, इस 2 के बीच ये है, और ये इस तरीके से है। तो मैम इसमें क्या है, 1 मिनट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मिनट, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 20 सेकंड। अगली वाली ग्रेजुएशन 40 सेकंड, और ये क्या बना रहा है 2 मिनट। तो इसका मतलब वर्नियर में जितनी भी हमारी ग्रेजुएशंस होंगी, इसमें क्या थी डिग्री और मिनट में, लोअर प्लेट में किसमें थी डिग्री और मिनट में, और जो अपर प्लेट होगी जो इससे ऊपर होगी उसमें क्या होगी मैम मिनट और सेकंड में। क्लियर हुआ, मिनट और सेकंड में। मैं आपको समझाऊंगी रीडिंग कैसे ली जाती है, अभी हम रीडिंग पर नहीं जा रहे। तो हमने देखा कि हमारे थियोडोलाइट में एक हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली है, उसमें एक स्केल बना होता है। जो लोअर प्लेट होती है उसमें मेन स्केल बना होता है, उसमें हर एक ग्रेजुएशन 20 मिनट बता रही है। और जो उसके ऊपर अपर प्लेट होती है, उसके ऊपर जो अपर प्लेट होती है उसमें क्या बना होता है वर्नियर स्केल बना होता है, जिसमें रीडिंग दोनों तरफ इंक्रीज होंगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। वो क्यों इंक्रीज होती है वो मैं समझाऊंगी। इंडेक्स फ्रेम कुछ भी नहीं होता। इंडेक्स फ्रेम क्या है, जो अपर वाली प्लेट है ना, आप ध्यान से देखना, ये हमने लोअर प्लेट मानी थी, ये लोअर प्लेट मानी थी। अब इसमें रीडिंग मैम 0 से लेकर यहाँ तक भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ से अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें तब भी रीडिंग इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, ऐसा ही है। इंडेक्स फ्रेम क्या है, ये लोअर प्लेट पूरा सर्कल, इंडेक्स फ्रेम मतलब वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल अगर मैं देखूं तो ये वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 अभी कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
वैसे ही यहाँ पर भी कोई ग्रेजुएशन कोई भी हो सकती है जो इसके साथ कोइंसाइड कर रही होगी। ये 90 है तो यहाँ पर ये 180 होगा और यहाँ पर ये एंगल 0 डिग्री होगा। इधर को भी 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज हो रहा होगा, यहाँ को भी 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज हो रहा होगा। जो वर्नियर बनाते हैं हम वो पूरे सर्कल में नहीं, ऐसे इंडेक्स फ्रेम में। इंडेक्स क्यों बोला? आई शेप का है तो इंडेक्स फ्रेम बोल दिया हमने वर्नियर को, सिर्फ यही है। तो अब मैम हुआ क्या कि एक मेन स्केल था, एक वर्नियर स्केल था। मेन स्केल नीचे है और वर्नियर स्केल इसके ऊपर है। तो अभी मैंने रीडिंग लेना नहीं सीखना है। हमारे थियोडोलाइट में एक हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली है, जो लोअर सर्कल है उस पे मेन स्केल बना है। जो ऊपर वाला सर्कल है, अगर हम उस ढक्कन को खोलकर देखें तो उसमें आई शेप का एक फ्रेम बना है, जिसमें क्या बना हुआ है? जिसमें वर्नियर स्केल बना है। इतना सा समझ आया? इसके आगे कोई दिमाग नहीं चलाओ आप एक्स्ट्रा, क्योंकि बताया ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा? अभी बताया ही नहीं जो चीज, वो समझ में कैसे आएगी? और गौतम नीलू, रीडिंग क्लॉकवाइज भी इंक्रीज होगी और एंटी क्लॉकवाइज भी इंक्रीज होगी, क्योंकि लोअर मेन स्केल और अपर मेन स्केल दो हैं। अब इसके आगे बताइए, अब इसके आगे चलिए। क्योंकि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 20 सेकंड था, इसलिए हम रीडिंग डिग्री, मिनट और सेकंड में ले पाते हैं। कैसे ले पाते हैं मैं थोड़ी देर में आपको अपने आप समझाने वाली हूँ। तो अभी मुझे सिर्फ ये पता चला कि अगर मैं इस सर्कल को इमेजिन करूं या इस सर्कल को एज्यूम करूं, तो इस लोअर प्लेट में क्या बना है? मेन स्केल। अपर प्लेट में एक इंडेक्स फ्रेम है जिसमें क्या बना है? वर्नियर स्केल। यहाँ पर ये ब्लैक कलर का क्या लगा हुआ है? यहाँ पर ये ब्लैक कलर का लगा हुआ है एक मैग्नीफायर। ब्लैक कलर का क्या लगा है? मैग्नीफायर। अगर आपको नहीं रीडिंग पढ़ी जा रही है तो उसको थोड़ा मैग्नीफाई करके देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद इसके ऊपर क्या आता है? इसके ऊपर क्या आता है मैम? ए फ्रेम। इसका नाम क्या है? ए फ्रेम। क्यों? क्योंकि मैम ये ए कैपिटल के ए लेटर की तरह दिख रहा है। ये क्या है? ए लेटर की दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ए फ्रेम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ए अलग से है और फ्रेम अलग से लिखा है। अगर मुझसे पेपर में पूछा जाता है कि वर्टिकल सर्कल को कहाँ अरेंज करेंगे, आप बोलेंगे ए फ्रेम के ऊपर। ए फ्रेम के जस्ट ऊपर क्या लगा है मैम? वर्टिकल सर्कल। ए फ्रेम के जस्ट ऊपर क्या लगा है? अभी एक ओवरव्यू ले लो, आगे जब मैंने चीजें इनके बारे में पॉइंट्स लिखे हैं वो समझाने हैं। अभी इस फोटो को देख के समझ तो लो किसको क्या बोलते हैं। तो हमने ये सीख लिया, ये सर्कल कैसे प्लेन में लगा है मैम? ये सर्कल एक वर्टिकल प्लेन में है तो इसको बोल दिया वर्टिकल सर्कल। अच्छा मैम, वर्टिकल सर्कल के साथ क्या लगा हुआ है? टेलीस्कोप लगा है, ये हमने पहले ही बता दिया। अच्छा अब देखिए, ये इसके मेन बेसिक पार्ट्स हमने समझ लिए। तो हमने सबसे पहले तो इसमें ये सीखा था कि हमारा जो लेवलिंग असेंबली है उसमें ट्राइवेट आता है, फुट स्क्रू आता है और ट्राई ब्रेच आता है। यहां तक क्लियर हो गया था? तीन चीजें दिमाग में बैठ गई। सबसे नीचे वाली प्लेट ट्राइवेट, उसके ऊपर मैम स्क्रू है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? लेवल करेंगे, और उसके ऊपर है ट्राई ब्रेच। उसके ऊपर क्या आता है मैम? उसके ऊपर आता है हमारी हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली में क्या क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली में एक तो आती है लोअर प्लेट, एक आती है अपर प्लेट। मैंने इसको जानकर बड़ा दिखाया हुआ है। एक लोअर प्लेट आती है, एक अपर प्लेट आती है। लोअर प्लेट में कौन होता है? मेन स्केल बना होता है। अपर प्लेट में कौन बना होता है? वर्नियर स्केल बना होता है। अपर में क्या बना होगा? वर्नियर स्केल बना होगा। और अपर प्लेट के ऊपर क्या होता है मैम? एक ए शेप का फ्रेम बना होता है, उसको ए फ्रेम बोलते हैं। ए शेप, ए लेटर है ना, तो इसको हम ए फ्रेम बोलते हैं। यहां तक पूछो जरा, जितनी कुछ कुछ चीजें हैं आइडिया लग गया कि क्या क्या बताया मैंने आपको? कुछ कुछ चीजें बताई आपको कि टेलीस्कोप क्या है, क्या चीज है, किसे क्या नाम से बोलते हैं। अभी मैं आपको बोल रही हूँ, अभी नोट्स बनाने में ध्यान दोगे तो समझ कैसे पाओगे? अभी सिर्फ यहाँ ध्यान रखो कि एक तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मैं आपको समझा रही हूँ जो मेरे पास है भी नहीं और हम सब इमेजिन करके पढ़ रहे हैं। अब ये सबसे मुश्किल टास्क होता है कि एक इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, उसके बिना मैं उसकी वर्किंग कैसे समझाऊंगी? तो आपको इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि इसको समझना है कि इसमें कौन से नाम क्या है ना? अब देखिए, अब इसके बाद ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आ गई हमारी लेवलिंग हेड असेंबली। दूसरी असेंबली को नाम क्या दिया? हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली।
हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली में क्या क्या चीजें थी? एक लोअर प्लेट थी, एक अपर प्लेट थी, तीसरी चीज है इसमें लेवल ट्यूब। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो लेवल ट्यूब मुझे इसमें क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि इस ए फ्रेम के पिछली साइड है। ये देखो यहाँ दिख रही है साइड पे, ये छोट एक ट्यूब जैसी है, क्योंकि यहाँ नहीं दिख रही तो शायद इस फोटो में दिख रही होगी। ये देखो, लेवल ट्यूब कुछ इस तरीके की होती है जिसमें बबल जब सेंटर पे आ जाता है तो मतलब इंस्ट्रूमेंट हमारा लेवल है, मतलब इंस्ट्रूमेंट उसमें क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारा लेवल है। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बोला कि हमारे लेवल ट्यूब कहाँ लगी है मैम? अपर प्लेट के ऊपर ए फ्रेम के साथ, ए फ्रेम के साथ लेवल ट्यूब लगी है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली में तीन नाम आ गए, कौन कौन से? बबल ट्यूब, या फिर इसको लेवल ट्यूब बोल सकते हैं। दूसरा आ गया हमारा अपर प्लेट जिसमें वर्नियर स्केल है, लोअर प्लेट जिसको हम स्केल प्लेट क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें हमारा मेन स्केल मार्क होता है। क्लियर हो गया अब हमें यहाँ तक? अब मैम हॉरिजॉन्टल सर्कल हमारा क्या काम करता है? इसको भूल जाओ, अभी मत पढ़ना ये, नहीं तो परेशान हो जाओगे। हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्योंकि हमारी बहुत सारी अलग अलग मैम रीडिंग्स लिखी हुई है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल हमारा किस लिए काम में आता है? अब सारी चीज इमेजिनेशन पे, मेरे पे ध्यान देना। क्या हुआ कि मैम एक लोअर प्लेट थी, एक अपर प्लेट थी। हम चाहते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल को रीड करना। हॉरिजॉन्टल एंगल मतलब दीवार का एक कॉर्नर और दीवार का दूसरा कॉर्नर, इन दोनों के बीच ये जो एंगल बन रहा है इसको हमें मेजर करना है। तो मैम जब इसको मेजर करना होगा तो अगर मान लेते हैं मेरे आगे एक थियोडोलाइट है, मैंने थियोडोलाइट को यहाँ सेट किया है, तो मुझे थियोडोलाइट से दीवार का ये कॉर्नर भी देखना पड़ेगा, फिर एंगल मेजर करते हुए इस कॉर्नर पे आना पड़ेगा। यस और नो, जल्दी से बता दो। मुझे यहाँ से एक कॉर्नर देखना पड़ेगा और एंगल मेजर करते हुए दूसरे कॉर्नर तक आना पड़ेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितना एंगल है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो मतलब मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा ऐसे। तो जब मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को ऐसे घुमा रही हूं, अब देखो क्या हम ऊपर नीचे चल रहे हैं या लेफ्ट राइट जा रहे हैं? अब मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को ऐसे घुमा रही हूं। अगर मैंने बोला जब इंस्ट्रूमेंट को लेफ्ट राइट घुमाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अब मेरा इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा। जब आप इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाते हो उसको बोलते हैं स्विंगिंग। वर्टिकल प्लेन में क्या था? ट्रांजिटिंग। हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या हो गया? स्विंगिंग हो गया। अब मुझे मैम रीडिंग लेनी है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब देखना, अब मैम आपने रीडिंग लेनी है। आपकी लोअर प्लेट, आपका हाथ है, 0 डिग्री से लेकर वैल्यूज इस डायरेक्शन में भी इंक्रीज हो रही है, 0 डिग्री से वैल्यू इस डायरेक्शन में भी इंक्रीज हो रही है। इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर मैम वर्नियर स्केल लगा हुआ था। अब वर्नियर स्केल हम किस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं? मान लो ये मेरा थंब और ये वाली जो फिंगर है, ये ऐसे करके जो मैंने दूसरा हाथ इसके ऊपर रखा, ये 0 0 और ये 180 और 0 को मिल रहा है। ये एक वर्टिकल सर्कल था, ये वर्टिकल सर्कल का 0 है, ये वर्टिकल सर्कल का 180 है। ये मेरी इंडेक्स फ्रेम है। इंडेक्स फ्रेम का 0 यहाँ और दूसरा इंडेक्स फ्रेम का 0 यहाँ। इमेजिन कर पा रहे हो? अब देखो मैं अपने हाथ से क्या चीज आपको दिखाना चाहती हूँ, ये वाली चीज। ये मेरा हाथ एक सर्कल है, ये हाथ एक सर्कल है, बिल्कुल 360 तक होगा। ये हाथ एक सर्कल है और ये इंडेक्स फ्रेम का जो 0 और ये 0 है, वो ये दो चीजें। क्या ये चीज इमेजिन हो रही है? ये क्या है? बोलो, क्या ये चीज इमेजिन हो रही है जो मैं अभी बता रही हूँ? ये वर्टिकल सर्कल है, तो इनिशियली इस सॉरी ये मेरा सर्कल में 0 यहाँ पर है। मेरे हाथ की तरफ ध्यान देना सब लोग। मेरे पास अभी कोई कागज भी नहीं है जिससे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊं। तो मैम यहाँ पर ये 0 है एक सर्कल का, 0 से 90 यहाँ है, सर्कल का 180 यहाँ है, 270 यहाँ है, 360 यहाँ है। अब ये हाथ पता चल गया कौन सी रीडिंग्स कहाँ कहाँ पर है। अब मैंने इसके ऊपर क्या लगाया? इंडेक्स फ्रेम। इंडेक्स फ्रेम में क्या चीजें है मैम? एक तरफ, दो तरफ 0 0 है, एक इधर 0 है, एक इधर 0 है। तो मैंने एक 0 0 इधर बना दिया, एक 0 0 इधर बना दिया। तो मेरा इंस्ट्रूमेंट अभी ऐसी पोजीशन में है कि लोअर प्लेट और अपर प्लेट दोनों का 0 0 हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है, मेरे को दिखाना ऐसे पड़ रहा है। लोअर प्लेट और अपर प्लेट ऐसे है ये,
लोअर प्लेट और अपर प्लेट में 0 0 भी मिल रहा है मैम, जैसे आपने बनाया है, और 180 0 भी मिल रहा है, तो भी ऐसी कंडीशन है। क्या अभी समझ में आया या नहीं? बोलो। हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, आपको वर्टिकल करके दिखाना पड़ रहा है बस। तो मैम ये आपका जो हॉरिजॉन्टल सर्कल था, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल था, और इनिशियली मैंने बोली 0 0 रीडिंग। तो मैम यहाँ पर जब हम, ध्यान से, अब सारा ध्यान यहाँ रखना, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, इसके ऊपर लगा दिया एक वर्नियर, ये वर्नियर का 0 और ये वर्नियर का 0 यहाँ यहाँ मिल रहा है। जब मुझे, अब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। मैम जब आपको रीडिंग लेनी होगी, जब आपको रीडिंग लेनी होगी तो क्या होगा? जब आपको रीडिंग लेनी होगी तो आपको क्या करना होगा? जब आपको रीडिंग लेनी होगी, क्या इन दोनों के बीच का रीडिंग चेंज करना जरूरी है? बोलो, क्या इन दोनों के बीच का रीडिंग चेंज करना जरूरी है? तो मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल रीडिंग लेना चाहती हूँ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल रीडिंग लेना चाहती हूँ, तो मैम यहाँ पर इनिशियली ये वर्नियर स्केल था, और इनिशियली मेरा वर्नियर का जो 0 0 था वो मेन स्केल के 0 0 से मिल रहा था। अब मुझे क्या करना है? इस ए पॉइंट की तरफ साइट करना है। जब मैं ए पॉइंट की तरफ देखूंगी तो मैं चाहती हूँ कि रीडिंग यहाँ पर जाए तो कुछ चेंज हो, जिससे मैं ये एंगल थीटा निकाल सकूं। यस और नो? जिससे मैं एंगल थीटा निकाल सकूं, उसको बोलेंगे कि ये वाला थीटा, ये वाला थीटा मैम यहाँ पर मेजर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें लोअर प्लेट और अपर प्लेट, एक नीचे वाली प्लेट है, एक ऊपर वाली प्लेट है। तो अब मुझे समझना है कि जब मुझे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना होगा तो नीचे वाली प्लेट और ऊपर वाली प्लेट का 0 0 जब तक एक दूसरे से जुड़ा रहेगा तब तक मैम रीडिंग नहीं चेंज होगी। मेरा काम है कि रीडिंग चेंज हो। अब देखना क्या है, होता क्या है, होता क्या है, ये जो लोअर प्लेट है, ये जो लोअर प्लेट है, लोअर प्लेट है, ऐसे बना देती हूँ लोअर प्लेट को, और ये दिखा दी लोअर प्लेट, इसके ऊपर दिखा दी एक अपर प्लेट, इसके ऊपर दिखा दी एक अपर प्लेट, ये मेरी अपर प्लेट है, अपर प्लेट, और इसको दिखा दिया कुछ इस तरीके से। अब देखना, मैं आपको बताती हूँ, पेपर में पूछा जाता है लोअर प्लेट और अपर प्लेट। अभी कुछ फिक्स नहीं किया मैंने, मैं चाहती हूँ जब रीडिंग लूंगी तो रीडिंग चेंज हो जैसे जैसे मैं इंस्ट्रूमेंट की डायरेक्शन चेंज करूंगी। वापस आ जाओ सारी कहानी में, मैं अलग तरीके से समझा रही हूँ। तो क्या हुआ कि मैम ये वाली प्लेट है ऊपर वाली, ये वाली प्लेट है नीचे वाली, नीचे वाली प्लेट में मेन स्केल है, ऊपर वाली प्लेट में वर्नियर स्केल मार्क है। आपसे क्वेश्चन में एक चीज पूछी जाती है, ये जो नीचे दिखाया ना मैंने, ये आपको इंस्ट्रूमेंट में दिखेगा नहीं, ये आपको इंस्ट्रूमेंट में दिखेगा नहीं, लेकिन इसके बाहर बड़े बड़े स्क्रू दिख रहे थे ब्लैक कलर के। जब आप स्क्रू को घुमाओगे तो कोई ना कोई चीज टाइट हो जाएगी या कोई ना कोई चीज लूज हो जाएगी। सिमिलरली इस वाइट प्लेट के साथ भी क्या लगा होगा, इसके साथ भी स्क्रू लगा होगा। तो हो सकता है इसको घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा या फिर वो लूज हो जाएगा, टाइट हो जाएगा या फिर वो लूज हो जाएगा। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, लोअर प्लेट जब भी लिख रहे हो ना, तो एल के बाद ओ आ रहा है ना, तो लोअर प्लेट जो है वो आउटर स्पिंडल के साथ अटैच होती है, आउटर स्पिंडल के साथ अटैच होती है। ये आपको सिर्फ पेपर का क्वेश्चन है इसलिए बताया। ये जो लोअर प्लेट है, इसको जब मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया तो क्या मैंने ये दिखाया, ये बाहर वाले इसके, ये बाहर वाली असेंबली के साथ जुड़ी है। मतलब मैम ये बोलना चाह रही हूँ, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो नीचे वाली प्लेट है ना, ये देखो ये इस बाहर वाले स्पिंडल के साथ जुड़ी है मैम, जो बाहर आ रहा है, और जो ऊपर आपने प्लेट बनाई उसका स्पिंडल अंदर है। जो ऊपर वाली प्लेट है इसका स्पिंडल अंदर है, जो नीचे वाली प्लेट है ये बाहर है। ऐसा है कि नहीं? बोलो। अब मेरे को पेपर के लिए डायग्राम बिल्कुल नहीं याद रखना, मेरे को पेपर के लिए क्या याद रखना है, पेपर के लिए याद रखना है लोअर प्लेट है, एल से लोअर प्लेट, इसके बाद ओ आ रहा है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लोअर प्लेट किसके साथ जुड़ी होती है, आउटर स्पिंडल के साथ जुड़ी होती है, और कुछ इमेजिनेशन नहीं करनी है यहाँ पर।
और इसका ऑपोजिट केस क्या हो जाएगा, जो अपर प्लेट है वो किसके साथ जुड़ी होती है, अपर प्लेट मेरी इनर स्पिंडल के साथ जुड़ी होती है। क्लियर है, ये याद रहेगा पेपर के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बता रही हूँ कि ये पेपर में गलत होता है, पेपर में ये गलत होता है। स्पिंडल कुछ नहीं होता, जैसे अगर मैं कोई एक इंस्ट्रूमेंट दिखाऊं ना, एक प्लेट हवा में तो होगी नहीं, तो प्लेट का कुछ पार्ट जो होगा वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर से ऐसे की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन प्लेट उसके साथ ना, ये प्लेट है हमारी, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को खोल दिया है अभी आपने पूरा, तो ये मान लो मेरा हाथ जो प्लेट है, इसके नीचे एक बाजू भी बनी हुई है ना, अब ये प्लेट हाथ मेरा हवा में तो हो नहीं सकता था, तो मेरे हाथ को सपोर्ट करने के लिए जो बाजू है, ये जो मेरी आर्म है, इसको हमने स्पिंडल बोल दिया ताकि मैं इसके ऊपर प्लेट को रख सकूं। तो मैम जो नीचे वाली प्लेट है, लोअर प्लेट, वो आउटर स्पिंडल से जुड़ी है, और अपर प्लेट वो हमारी इनर स्पिंडल से जुड़ी है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, बोलो। ये आपके सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अब कहानी ये होती है, कौन सा स्क्रू से ऊपर या लोअर, स्क्रू को तो ध्यान ही नहीं रखना है। अब देखो ना, स्क्रू तो आपने ध्यान ही नहीं रखने, आपको अगर मैं बोलूं यहाँ पर एक स्क्रू है, यहाँ पर एक स्क्रू है, लोअर प्लेट के लिए लोअर स्क्रू बना सकती थी, अपर के लिए अपर, स्क्रू का नहीं ध्यान रखना है, स्पिंडल का ध्यान रखना है, स्पिंडल का ध्यान रखना है, पेपर में वो पूछा जाता है। तो लोअर प्लेट के साथ आउटर स्पिंडल होगा, आउटर स्पिंडल के साथ जो स्क्रू होगा वो लोअर प्लेट का होगा, उस पे मत जाइएगा। अब सारी कहानी पे बिल्कुल बेसिक से आते हैं। तो इसका मतलब मैम लोअर प्लेट के लिए आपकी बाजू जो है वो सपोर्ट कर रही है। अब मुझे बताना, अब मुझे बताना, अगर मैं, एक ये वाला स्क्रू है और एक ये वाला स्क्रू है, इन दोनों स्क्रू को एकदम टाइट कर देती हूं। अब स्क्रू को टाइट करना इमेजिन करना, ये प्लेट है इसके ऊपर लगी हुई है, मैंने स्क्रू को टाइट कर दिया, दूसरी प्लेट इसके ऊपर लगी है, दूसरे स्क्रू को भी टाइट कर दिया, क्या मेरा इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों जो प्लेट है फिक्स हो जाएंगी? एकदम टाइट कर दोगे तो वो दोनों रोटेट नहीं करेंगी, इस केस में मेरा इंस्ट्रूमेंट घूमेगा ही नहीं, वो फिक्स कर दिया है आपने। जब आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी जगह पे फिक्स करना है, क्या किया, लोअर प्लेट का स्क्रू टाइट कर दिया, अपर वाली प्लेट का स्क्रू भी टाइट कर दिया। जब दोनों टाइट होंगे तो वो क्या बोलूंगी मैं, हमारी प्लेट घूमेगी ही नहीं। क्लियर हो गया? जब दोनों टाइट होंगे तो हमारी प्लेट घूमेगी ही नहीं। कोई डाउट किसी को? फिक्स हो गया। इस केस में मैं थियोडोलाइट को ऐसे नहीं घुमा सकती, ऐसे नहीं घुमा सकती। तो मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट ये लिखा है कि हमारा ये चीज तो आपको क्लियर हो गई अब कि लोअर प्लेट इज अटैच टू आउटर स्पिंडल, अपर प्लेट इज अटैच टू इनर स्पिंडल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लोअर प्लेट में लोअर क्लैंप स्क्रू होगा, अपर प्लेट के लिए अपर क्लैंप स्क्रू होगा। इसको स्क्रू भी बोल सकते हैं या क्लैंप स्क्रू भी बोल सकते हैं। मतलब लोअर प्लेट को जो टाइट करेगा वो लोअर क्लैंप स्क्रू होगा, जो अपर को टाइट करेगा वो अपर क्लैंप स्क्रू होगा। जब मैम दोनों ही आपने क्लैंप किए हुए हैं, व्हेन लोअर क्लैंप इज टाइटन्ड, तो लोअर प्लेट फिक्स हो गई। जब अपर को टाइट कर दिया तो अपर वाली फिक्स हो गई, जब अपर को टाइट कर दिया तो अपर वाली फिक्स हो गई। अभी क्लियर हो गया? वेल्डिंग नहीं करनी है अभी, अगर फिक्स ही कर दिया इंस्ट्रूमेंट तो रीडिंग कैसे ले लोगे कुमार सोनू? हाँ, अगर फिक्स ही कर दिया तो रीडिंग कैसे लोगे? सो व्हेन बोथ द स्क्रू आर टाइट, जब दोनों ही स्क्रू आर टाइट या क्लैंप, क्लैंप है तो मतलब टाइट है, तो देयर इज नो रोटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की कोई भी रोटेशन नहीं होगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सबसे जरूरी पॉइंट यही है जो थियोडोलाइट में समझ में नहीं आता, जो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो मैम जब लोअर प्लेट टाइट होगा, अपर प्लेट टाइट होगा, तो दोनों स्क्रू टाइट है तो मेरा इंस्ट्रूमेंट घूमेगा नहीं। अब ठीक है, अब ध्यान से देखना, स्पिंडल यहाँ बना ही नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट में मैं कहाँ से दिखाऊं आपको? ये देखिए जरा, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या आपको इस सर्कल से बीच से जाता हुआ जो इस स्क्रू से जुड़ा होगा, क्या वो असेंबली नजर आ रही है? गणेश जल्दी से बताओ जरा मुझे। ये जो प्लेट है, प्लेट के अंदर से एक ऐसी अरेंजमेंट जा रही है जो इस स्क्रू से जुड़ी हुई है। मैं बाहर से तो स्क्रू को ही टाइट करूंगी ना, अंदर से वो स्पिंडल के थ्रू मेरी प्लेट जो है वो टाइट या लूज हो जाएगी।
तो स्पिंडल यहाँ दिख नहीं सकता है, हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले। इवन जब आप सामने इंस्ट्रूमेंट को भी लेकर जाओगे वो तब भी नजर नहीं आएगा, तो डायग्राम से दिखाना तो वैसे ही मुश्किल होगी ना बात, क्यों। अब देखो, अब मैम, अब हमने फिक्स कर दिया, अब हमने फिक्स कर दिया कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है अभी फिक्स है। अब क्या है, लोअर प्लेट, लोअर प्लेट पे मेन स्केल है। अब मेरे को रीडिंग लेनी है। जब मैं रीडिंग लेना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, मैंने लोअर प्लेट को फिक्स कर दिया, और जब मैं ऊपर वाली प्लेट को, ऊपर वाली प्लेट को जब मैं लूज करूंगी, लूज करूंगी, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट नीचे वाला तो फिक्स है, लोअर प्लेट पूरा सर्कल तो फिक्स है। जैसे ही मैंने ऊपर वाली प्लेट का मैम जो स्क्रू था उसको लूज किया, तो अब मेरा इंस्ट्रूमेंट लेफ्ट राइट घूम रहा है, नीचे वाला सर्कल वहीं फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि उसको हमने टाइट किया हुआ है। इसके ऊपर वाली जो मैम प्लेट थी उसको आपने लूज कर दिया, तो अब आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसे घूम सकता है। तो अब इमेजिन कीजिए, आपका थियोडोलाइट नीचे वाइट वाली प्लेट तक फिक्स है, उसके ऊपर वो लेफ्ट राइट घूम सकता है। तो अब मैंने क्या किया, नीचे वाले को फिक्स कर दिया, नीचे वाले को फिक्स कर दिया और ऊपर वाले को लूज कर दिया, ताकि जब मैं इंस्ट्रूमेंट को घुमाऊंगी, उसको घुमाने के साथ साथ मेरा वर्नियर घूमेगा। और मैम अगर वर्नियर घूम गया, अगर मेरा वर्नियर घूम गया, तो इसका मतलब रीडिंग भी मेरी यहाँ पर मिल जाएगी कि पहले से थीटा कितना बना है। तो जब मुझे रीडिंग लेनी होती है, तो जब मुझे रीडिंग लेनी होती है, जो हमारी लोअर प्लेट होगी, जो हमारी लोअर प्लेट होगी वो हमारी टाइट होगी, और जो हमारी अपर प्लेट होगी, जो अपर प्लेट होगी वो हमारी अनटाइट या फिर लूज होगी। ये समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ये बताओ। तो मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, मेरे से क्वेश्चन में पूछते हैं एग्जाम में कि जब आपको हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना हो तो कौन सी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे कि जो लोअर प्लेट है वो फिक्स रहनी चाहिए, और जो ऊपर वाली प्लेट है वो मूव करनी चाहिए, जो ऊपर वाली प्लेट है वो मूव करनी चाहिए। तो मैंने वो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर क्या लिखा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर क्या लिखी है कि अगर हमारी लोअर प्लेट इज क्लैंप, क्लैंप मतलब फिक्स, अगर लोअर प्लेट फिक्स है और अपर प्लेट जो है वो अनक्लैंप है या फिर मैंने लूज कर दी है, तो हम मेजर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मेन स्केल और वर्नियर स्केल। समझ आया? समझ में आ गया? बताइए जल्दी से। तो अगर मुझे बोला है कि आपको इससे रीडिंग लेनी है थियोडोलाइट से, तो आप क्या करोगे मैम, लोअर को टाइट कर देंगे और अपर क्लैंपिंग स्क्रू को अनक्लैंप कर देंगे। तो ध्यान रखना, जहां पर क्लैंप लिखा है इसका मतलब टाइट कर रहे हैं, फिक्स कर दिया हुआ है। जहां पर अनक्लैंप लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, इसे लूज कर दिया हुआ है। जहां पर अनक्लैंप लिखा है इसका मतलब हमें लूज कर दिया गया है। एकदम क्लियर हो गया? यही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, यही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो कंडीशंस बिल्कुल समझ में आ गई। जिसको क्लियर होता जाता है कमेंट सेक्शन में जरूर सीसी या यस या कुछ भी लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगी। अब दो बातें पता है, लोअर को टाइट किया, ऊपर को टाइट किया, इंस्ट्रूमेंट घूमेगा ही नहीं। लोअर को टाइट किया, ऊपर को लूज कर दिया, तो इंस्ट्रूमेंट हमारी रीडिंग ले लेगा, और हमें यही चाहिए कि वो रीडिंग ले सके। अब समझ में आ रहा है आपका थियोडोलाइट से हॉरिजॉन्टल एंगल की रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं। अब देखना, अब आपको अब ये भी क्लियर हो जाएगा कि रीडिंग कैसे होती है, रीडिंग कैसे ली जाती है, रीडिंग कैसे ली जाती है। ध्यान से देखना मैम, ये आपने बनाया 0 डिग्री, मान लो यहाँ पर अलग अलग ग्रेजुएशन थी, यहाँ बनाया आपने 10 डिग्री, ये अलग अलग ग्रेजुएशन थी, यहाँ बनाया आपने 20 डिग्री। जब आपने मैम रीडिंग ली, अभी जब आप साइट पे रीडिंग लोगे, तो मान लेते हैं कि मैम हमारा जो वर्नियर था वो वर्नियर यहाँ कहीं आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वर्नियर जो है उसका 0 यहाँ पर कहीं आ रहा है। तो इस रीडिंग को कैसे पढ़ूं मैम, इस रीडिंग को कैसे पढ़ूं? अब देखना यहाँ पर मैम, ये 0 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री। मुझे बताओ क्या ये 10 डिग्री
क्या ये पहली ग्रेजुएशन 10 डिग्री 20 मिनट होगी, और क्या ये दूसरी ग्रेजुएशन 10 डिग्री 40 मिनट होगी? तो मैम ये रीडिंग इन दोनों के कहीं बीच में आ रही है। जो आपने ग्रीन से शो करी तो वो रीडिंग कहीं इन दोनों के बीच में आ रही है। तो मैं इस रीडिंग को क्या लिख सकती हूँ कि 10 डिग्री 20 मिनट प्लस, अब याद करो जब मैंने रीडिंग लेनी सिखाई थी, अब याद रखो, हाँ इंडेक्स जो है वो वर्नियर के लिए है नागेश। इंडेक्स हम किसे बोलते हैं जहां पर वर्नियर पर 0 मार्क होता है, वर्नियर का जो 0 मार्क होता है उसको इंडेक्स बोलते हैं, है ना। तो मैंने रीडिंग लेनी सिखाई थी आपको स्केल में, 10 डिग्री 20 मिनट प्लस लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मल्टीप्लाई बाय कौन सा डिवीजन जो है वो बिल्कुल मैच करेगा, कौन सा डिवीजन जो है वो बिल्कुल मैच करेगा। तो मान लेते हैं कि अगर मैं ये 10 डिग्री 20 मिनट ले रही हूँ, लीस्ट काउंट कितना है मैम, लीस्ट काउंट है 20 सेकंड मल्टीप्लाई, अब आपको देखना है कि मेरे वर्नियर का कौन सा डिवीजन है जो मेन स्केल से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, मेन स्केल से कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। मैंने देखा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो मैंने मान लिया कि 5th डिवीजन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो मैम ये एंगल कितना पढ़ेंगे हम, जो ये एंगल आएगा इसको आप पढ़ोगे 10 डिग्री 20 मिनट प्लस 20 इंटू 5 कितना हो गया 100 सेकेंड्स। तो मैम हम 100 सेकेंड्स को ऐसे लिख सकते हैं 60 सेकेंड प्लस, मतलब 60 वाले को अलग से लिख लेते हैं और 40 सेकेंड को मैम ऐसे लिख लेते हैं। ये कैलकुलेशन कोई नहीं करवाएगा, पर आप जब थियोडोलाइट आप साइट पे देखोगे तो उसको देख के ये नहीं सोचोगे कि मैंने कभी इस इंस्ट्रूमेंट को कॉलेज में यूज नहीं किया तो मुझे आता नहीं है। तो मैम ये जो 60 सेकंड है ये 1 मिनट बन जाएगा। तो 10 डिग्री 21 मिनट और 40 सेकंड, ये देखो बिना इंस्ट्रूमेंट के रीडिंग लेना सीख गए हम लोग, बिना इंस्ट्रूमेंट के रीडिंग लेना सीख गए। क्या किया, सबसे पहले देखा कि वर्नियर का इंडेक्स कहाँ पर आया, मैम वर्नियर का इंडेक्स कहाँ पर आया, मैंने माना या बीच में आया, तो 10 डिग्री 20 मिनट प्लस, फिर देखा कि लीस्ट काउंट कितना था 20 सेकंड था, वर्नियर की कौन सी डिवीजन है, कितनी नंबर वाली डिवीजन इससे मैच कर रही है, मैम 5 वाली कर रही है, 100 सेकंड लिख दो, ये 102 110 डिग्री 21 मिनट और 40 सेकंड इसका आंसर होगा। तो ऐसे जो अभी मान लो मैंने यहाँ से रीडिंग चेंज की थी ना, वो हॉरिजॉन्टल एंगल हमने मेजर कर लिया, और ये मेजर करना भी हमें आ गया कि हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेजर करना है। तो यहाँ से हमने एंगल मेजर कर लिया कि हमारी ये वाली जो एंगल होगा 10 डिग्री 20 मिनट प्लस लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन मैच जो हमारी कर रही है, ठीक है। तो देखिए एक बार जरा वापिस इस इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को 8, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट से अभी क्या सीखे हैं, यहाँ से लेवल करेंगे, यहाँ से रीडिंग लेंगे। सबको क्लियर हो गया रीडिंग लेने तक की कहानी, रीडिंग लेने तक की कहानी क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। अब इससे ऊपर चलते हैं जरा थोड़ा सा। तो मैम यहाँ तक का पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब बात करते हैं इससे ऊपर वाली, अब बात करते हैं इससे ऊपर वाली। इससे ऊपर क्या प्रेजेंट है अब मैम, इससे ऊपर तो हमारा एक ए फ्रेम है, ए फ्रेम है, और उससे ऊपर एक टेलीस्कोप लगा हुआ है। तो तीसरी असेंबली का नाम आया एलिडेड असेंबली। एलिडेड असेंबली किसे बोलेंगे, जो भी चीजें अपर प्लेट के ऊपर थी। अपर प्लेट के ऊपर क्या क्या था, अपर प्लेट के ऊपर हमारा ए फ्रेम था, अपर प्लेट के ऊपर हमारा टेलीस्कोप था, अपर प्लेट के ऊपर हमारा टेलीस्कोप था, अपर प्लेट के ऊपर मैम ये वर्टिकल सर्कल भी था, अपर प्लेट के ऊपर वर्टिकल सर्कल भी था। तो ये सारी चीजें किस असेंबली में आती है, एलिडेड असेंबली में आती है, सारी चीजें एलिडेड असेंबली में आती हैं। अच्छा मैम यहाँ पर नीचे आपने बताया था कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक बबल ट्यूब भी होती है। बबल ट्यूब के बारे में कहानी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में बहुत डिटेल में बताऊंगी कि हमारा सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब क्या होता है, वो सब डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारी एलिडेड असेंबली है उसमें क्या क्या आया, टेलीस्कोप आया, वर्टिकल सर्कल आया और ए फ्रेम आया। टेलीस्कोप,
वर्टिकल सर्कल और ए फ्रेम। तो सबसे पहली बात है टेलीस्कोप। अब थोड़ी सी इमेजिनेशन जो है मुझे अच्छी करनी पड़ेगी, 1 मिनट, उसके लिए मैं एक चीज बताती हूँ। देखो, अब फिर से मुझे क्या देखना है कि थोड़ी सी एक्सिस के बारे में समझना है। वो एक्सिस मैं आपको समझाती हूँ क्या है। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको अभी ये बोला था कि ये जो मेरे हाथ में पेन है ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप से जहां से मैं देख रही हूँ, इमेजिन कीजिए एक लाइन आपकी तरफ आ रही है। इमेजिन कीजिए यहां से एक लाइन है आपकी तरफ आ रही है। ये जो लाइन आपकी तरफ आ रही है, इसे अभी के लिए समझ लीजिए ये लाइन ऑफ साइट है। कौन सी साइट है? लाइन ऑफ साइट। प्रॉपर डेफिनेशन मैं समझाऊंगी, अभी के लिए समझ लिया लाइन ऑफ साइट है। जो पॉइंट मैं समझाना चाहती हूँ वो क्या है? जो पॉइंट मैं समझाना चाहती हूँ वो क्या है, ध्यान से देखिए, इमेज में दिखाती हूँ। जो टेलीस्कोप है, पहला लाइन लिखा है इट इज माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस। मैम ट्रूनियन एक्सिस क्या होती है? अब देखना, ये जो मैंने अभी एक वायर दिखाई यहाँ पर, ये जो मैंने एक वायर दिखाई अभी यहाँ पर, ये टिकेगा तभी है ना। तो मैं मान लेती हूँ कि ये जो मेरा पेन है नहीं टिक पाएगा। मैं सोच रही थी अगर ये टिक जाता है तो यहाँ से आपको ट्रूनियन एक्सिस के बारे में समझा सकती हूँ। देखो टिक गया। यहाँ से देखो, ये जो मेरा टेलीस्कोप है ये एक इमेजिनरी एक एक्सिस से एक्सिस के ऊपर टिका हुआ है कि नहीं? ये देखो, ये जो व्हाइट कलर की मैंने एक्सिस दिखाई है, जिस एक्सिस पर ये रेस्ट कर रहा है, अभी ऐसे बोल सकते हो आप, टेलीस्कोप इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो टेलीस्कोप जिस एक्सिस के ऊपर रेस्ट कर रहा है उस एक्सिस को बोलते हैं ट्रूनियन एक्सिस। तो आप अब कभी नहीं भूलोगे कि ट्रूनियन एक्सिस एक्सिस क्या होती है। ये जो चार्जर का जो ये मैंने वायर दिखाई है ना, इसे क्या बोलेंगे? ट्रूनियन एक्सिस। समझ गए? तो मैम आपने अभी बोला था एक इमेजिनरी लाइन जो इस जो इस पेन से होती हुई आप तक जाएगी, लाइन ऑफ साइट। टेलीस्कोप किसके ऊपर रखा है? एक एक्सिस के ऊपर, और उस एक्सिस को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस। जल्दी से बता दो, ट्रूनियन एक्सिस क्लियर है क्या होती है? तो जब मैं बोलूंगी कि मुझे साइट करना है सामने, वर्टिकल एंगल, तो मैं थियोडोलाइट को क्या करूंगी? फोरसाइटिंग। थियोडोलाइट इज रोटेटेड। अगर मुझे वर्टिकल एंगल देखना है तो थियोडोलाइट को ऐसे रोटेट करूंगी। वर्टिकल एंगल देखना है तो थियोडोलाइट को ऐसे रोटेट करूंगी। मुझे बताओ कौन से प्लेन में रोटेट हो रहा है अभी थियोडोलाइट? कौन से प्लेन में रोटेट हो रहा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर थियोडोलाइट ऐसे रोटेट होगा, बिल्कुल हमेशा रोशन ये फिक्स रहेगा। थियोडोलाइट किस प्लेन में रोटेट हो रहा है अभी? वर्टिकल प्लेन में। जब थियोडोलाइट वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो रहा है तो अब देखो जो प्लेन है वो वर्टिकल है, और एक्सिस कौन सी है? किस एक्सिस पर टिका हुआ है ये अभी? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो अब स्टेटमेंट सुनना कि जब हमें वर्टिकल एंगल देखना होगा तो टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन पर घूम रहा होगा। किस एक्सिस के अबाउट? मैम जिस एक्सिस पे वो रेस्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल या ट्रूनियन एक्सिस। क्लियर हो गया? क्लियर होगी ये बात? तो क्या बोली मैंने? मैंने आपको ये बोला कि टेलीस्कोप जिस एक्सिस के अबाउट घूमेगा वो एक्सिस कौन सी थी? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और अब ये बात आती है, आपको ना इतना कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं बोल रही हूं कि प्लेन मेरा वर्टिकल है, जब मैं बोल रही हूं प्लेन मेरा वर्टिकल है, तो एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। कैसे होती है मैंने समझा दी। अब पेपर में क्या याद रखना है? प्लेन तो मैम हमेशा याद रहेगा, ऊपर नीचे मतलब वर्टिकल प्लेन, लेफ्ट राइट मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जब मैं बोलूंगी हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब कौन सी एक्सिस के अबाउट होगी बात? वर्टिकल एक्सिस की। ये बात याद रख लोगे पेपर के लिए। तो इसका मतलब बात किस एक्सिस के अबाउट होगी? मैम वर्टिकल एक्सिस के। ये रिमेंबर दिस पॉइंट आपको याद रखना है। जब प्लेन होगा तो एक्सिस उसकी हमेशा ऑपोजिट होती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ट्रूनियन बिल्कुल नंदलाल, हॉरिजॉन्टल और ट्रूनियन में स्लैश लगा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ट्रूनियन एक्सिस सेम ही है। जहां लिखा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल और ट्रूनियन मैंने देखा था तो हिंदी वाली बुक में भी ये सेम ही लिखा हुआ था। ट्रूनियन को ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे ट्रूनियन।
इसका कोई अलग नाम नहीं था, ट्रूनियन एक्सिस को ऐसे ही लिखा हुआ था हिंदी में। समझ गए? तो जब मैं वर्टिकल एंगल देखूंगी टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में घूमेगा। जब मुझे हॉरिजॉन्टल एंगल देखना है, टेलीस्कोप कौन से प्लेन में घूम रहा होगा? टेलीस्कोप कौन से प्लेन में घूम रहा होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। मैम कौन सी एक्सिस होगी उस टाइम पे? वर्टिकल एक्सिस। तो एलिडेड असेंबली में सबसे पहले आ जाता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किस लिए काम में आता है? फॉर साइटिंग। तो टेलीस्कोप इज रोटेटेड अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट किया। माउंटेड मतलब रखा जाता है, किसके ऊपर रखा जाएगा? इज माउंटेड। माउंटेड कहाँ लिखा है? इसको, इसका मतलब होता है रखा जाना, किसके ऊपर रखा जाएगा? तो माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जैसे अभी मैंने दिखाया आपको। ठीक है, दिखाया था ना अभी, उस वायर के ऊपर रखा था थियोडोलाइट को। तो ये आ गया हमारा टेलीस्कोप। उसके आगे बात करते हैं। एलिडेड असेंबली में क्या होता है? मैम एक वर्टिकल सर्कल भी है। अब आप अच्छे से इमेजिन कर पाओगे। तो मैम ये आपका टेलीस्कोप था और ये हाथ बन गया अब वर्टिकल सर्कल। तो अभी जब हम एक्चुअल पिक्चर देखेंगे, जिसको आपको आज की क्लास में याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जब मैं एक्चुअल पिक्चर देखूंगी तो इसमें टेलीस्कोप के साथ में एक वर्टिकल सर्कल भी जुड़ा हुआ है। टेलीस्कोप के साथ एक वर्टिकल सर्कल भी जुड़ा हुआ है। तो मैम टेलीस्कोप के साथ जो वर्टिकल सर्कल है, मान लो वो इस तरीके से है। ये ब्लैक कलर का जो पेन है ये टेलीस्कोप है, और ये जो मेरा हाथ है ये वर्टिकल सर्कल है। तो मैम जब मैं वर्टिकल एंगल मेजर करना चाहता हूँ, जब मैं वर्टिकल एंगल मेजर करना चाहता हूँ, इसका जस्ट गणेश एक नाम है कि एलिडेड असेंबली। एलिडेड ये प्लेन टेबल वाला मत समझना, नाम है। जैसे लेवलिंग असेंबली, हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली, वैसे ही एलिडेड असेंबली नाम है बस। ट्रूनियन का कोई लॉजिक नहीं है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ट्रूनियन एक्सिस बोलते हैं। मैंने ये नहीं देखा कि ट्रूनियन का मतलब क्या होता है। अगर आपको जानना है तो वो सर्च कर सकते हैं आप कि ट्रूनियन का मतलब क्या है, क्यों इसका नाम रखा गया। ठीक है, अभी मेरा सारा फोकस है कि मैं आपको इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में इतना समझा दूं कि दूसरी बार ऐसे ना बोलो कि मुझे थियोडोलाइट समझ में नहीं आता। और इतने लोग मुझे रिक्वेस्ट कर चुके थे कि यूट्यूब पे इसका एक लेक्चर ले आओ यूट्यूब का, तो वहीं से मुझे समझ आ जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट पता नहीं चलता है। तो मेरा मकसद ये है अभी कि मैं एटलीस्ट वो तो बता दूं जो पेपर में आता है। इसके बारे में और जो नाम और जो रिसर्च है वो अभी मैंने भी नहीं की है। ठीक है, जितना मेरे को पता है कि एग्जाम के लिए जरूरी है वो मैं सब आपको बता के जाऊंगी। तो ये मेरा वर्टिकल सर्कल है, हाथ हाथ जो है, और ये जो पेन है ये मेरा टेलीस्कोप है। पेन जो है मेरा ये टेलीस्कोप है। अगर मैं आपको बोलूं जब मैंने वर्टिकल एंगल मेजर करना है, तो मुझे बताओ ये वर्टिकल एंगल जो टेलीस्कोप मेजर करेगा, ये मैक्सिमम कितना एंगल मेजर कर सकता है? तो मैम मैक्सिमम वर्टिकल एंगल की मेजर करने की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम वो कितना एंगल मेजर कर सकता है? बोलो। 90 डिग्री। वर्टिकल एंगल मैक्सिमम वो सिर्फ 90 डिग्री ही मेजर कर सकता है। तो ये 0 डिग्री का मतलब क्या है? जब आपका टेलीस्कोप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, जब आपका टेलीस्कोप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो आपका टेलीस्कोप जब हॉरिजॉन्टल होगा, मैम यहाँ पर जो वर्टिकल सर्कल होता है, ध्यान से सुनना आप जो बना रही हूँ यहाँ पर, ये क्या है? ये वर्टिकल सर्कल है। वर्टिकल सर्कल सेम चीज, वर्टिकल सर्कल में भी रीडिंग कैसे होगी हमारी? यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? जो आपका टेलीस्कोप है उसके साथ वर्नियर अटैच है। इसी के साथ क्या अटैच है? वर्नियर। वर्नियर किसके साथ है अटैच है? टेलीस्कोप के साथ। अब समझ में आ जाएगी बात, ध्यान देना यहाँ पर। जब टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल था, जब टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल था, तो मैं ये वर्नियर दिखा रही हूं। अब आप समझते हो कि वर्नियर क्या है। तो अब मैं दिखा रही हूँ इसमें टेलीस्कोप कहाँ है। तो मैम ये साथ में लगा हुआ है आपका टेलीस्कोप। तो जब आपका टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल है क्या, इस कंडीशन में जब टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल है तो वर्नियर और मेन स्केल के बीच वर्टिकल एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री। यहां पर भी एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री। तो जब मेरा टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल होगा तो यहाँ पर आपका एंगल जो होगा वो मेन स्केल और वर्नियर के बीच कितना है? 0।
तो मैम जब मुझे वर्टिकल एंगल 90 या वर्टिकल एंगल देखना होगा, जब मुझे वर्टिकल एंगल यहाँ से देखना है तो मैं क्या करूंगी, जब मुझे वर्टिकल एंगल यहाँ पर देखना है तो ये रहा आपका वर्टिकल सर्कल। तो मैं टेलीस्कोप को सबसे पहले तो रोटेट करूंगी। तो मैंने मैम टेलीस्कोप की हेल्प से, तो मैंने यहाँ पर टेलीस्कोप की हेल्प से मान लीजिए ऊपर किसी एंगल को देखा, ऊपर किसी एंगल को देखा, ठीक है। अब मैंने इस तरीके से एंगल को देखा तो ऑब्वियस सी बात है जो 0 डिग्री था मैम वो तो इसका यहाँ पर ही था ना 0 डिग्री, लेकिन वर्नियर तो इसके साथ घूम जाएगा, वर्नियर तो इसके साथ घूम जाएगा। तो यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, यहाँ पर कुछ और ही होगा ना 10 20 30 40, यहाँ पर वर्नियर का इंडेक्स फ्रेम का 0 होगा। तो समझ रहे हो, अब जो एंगल मिलेगा मुझे वो ये वाला एंगल थीटा मिल जाएगा। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया, बोलो। अभी जो बातों में लगे हुए हैं ना उसमें मत लगो, क्योंकि बहुत एनर्जी जा रही है इस टॉपिक को पढ़ाने में, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने पहले ही क्लियर करा दिया कि बिना इंस्ट्रूमेंट के समझना मुश्किल है। समझाने को मैं सारी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा सकती थी और बोल सकती थी कि पेपर के लिए याद कर लो, क्योंकि कोई नहीं आपको बोलेगा कि इस इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग सीखो। वर्किंग मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर पता होगा काम कैसे करते हैं, वहां से डेफिनेशन पढ़ोगे तो याद रहेगी, अगर सिर्फ डेफिनेशन रट्टा मारूंगी तो याद नहीं रहेगी। तो अब मुझे ये पता चल गया कि जब मुझे वर्टिकल एंगल देखना है तो मैम हमारा जो ये थियोडोलाइट का टेलीस्कोप था, टेलीस्कोप को रोटेट करने पर, जब मैं टेलीस्कोप को रोटेट करूंगी, टेलीस्कोप को रोटेट करूंगी, उसके साथ कौन रोटेट होगा मैम, वर्नियर में रीडिंग चेंज करेगी, उसमें वर्नियर में रीडिंग चेंज करेगी। तो जब भी मुझे वर्टिकल एंगल साइड करना होगा तो मैं टेलीस्कोप को ऐसे या ऐसे रोटेट करके इस थीटा एंगल को यहाँ से देख सकती हूँ, ठीक है, इस थीटा एंगल को यहाँ से देख सकती हूँ। तो ये आ गया मेरा वर्टिकल सर्कल और उसमें आ गया एक टेलीस्कोप जिसकी हेल्प से हम वर्टिकल एंगल देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या पॉइंट लिखा है, ऑन वर्टिकल सर्कल मेन स्केल इज मार्क्ड। मेन स्केल किस में मार्क्ड है, ये मेन स्केल 0 से 90 इसमें बना है। एंड वर्नियर स्केल मूव विद टेलीस्कोप, वर्नियर स्केल किसके साथ मूव करेगा, टेलीस्कोप के साथ। तो वर्नियर स्केल किसके साथ मूव करेगा, टेलीस्कोप के साथ करेगा। वर्नियर फिक्स होता है टेलीस्कोप के साथ प्रियांशी, जैसे टेलीस्कोप है इसके साथ वर्नियर का जैसा इंडेक्स फ्रेम दिखाया था वो फिक्स है, जैसे टेलीस्कोप घूमता है वो वर्नियर अपने आप घूमने लग जाएगा, और वर्नियर अगर घूमेगा तो रीडिंग बदलने लग जाएगी। इसका मतलब हमारा जो ये सर्कल था ना वर्टिकल सर्कल, इसकी रीडिंग फिक्स रहेगी। जो वर्टिकल सर्कल है इसकी रीडिंग जो है ये हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। 180 पे 180 तो बन गया ना। अब रोशन देखो, रोशन देखना, एंगल जो वर्टिकल मैं मैक्सिमम मेजर कर सकती हूँ वो यही कर सकती हूँ ना, इससे ज्यादा वर्टिकल क्या होगा पहले ये बताओ। एल्टीट्यूड बबल पे जाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है मैम, वर्टिकल का मतलब ये हो गया मैक्सिमम में आसमान को ही देखूंगी, उससे ज्यादा मैं क्या देखूंगी, नहीं देख सकती। तो क्या बोला, मैक्सिमम ये रीडिंग 90 डिग्री की ही लेगा। आप बोल रहे हो 180 डिग्री पे घूमा, अब सुनना, ये टेलीस्कोप का 0 एंगल, ये 90, ये 180। तो टेलीस्कोप जब घूम रहा है तो कितने एंगल पे घूम रहा है मैम, ऐसे करके ये पूरा एक चक्कर लगा रहा है ऐसे करके। तो अगर ये टेलीस्कोप पूरा एक चक्कर लगा रहा है तो ये 180 पे घूमा ना। दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं, दोनों मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ आप 90 डिग्री ले सकते हो वर्टिकल सर्कल से। तो मैंने बताया कि अब देखो एक होता है यहाँ पर एल्टीट्यूड बबल, बबल ट्यूब ऑन वर्टिकल सर्कल। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाइट का मतलब सभी को पता ही है। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है कितनी हाइट है, कितना वो ऊंचा है। अच्छा, अब अगर मैं फिर से अपने इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखती हूँ, फिर से मैं अपने इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखती हूँ, तो अपने इंस्ट्रूमेंट में मुझे
वर्टिकल सर्कल सॉरी बबल ट्यूब दिखाई नहीं दे रही मैम। यहाँ पर भी बबल ट्यूब पीछे थी, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे एक बबल ट्यूब दिखी थी, इसको हमने क्या बोला था, जो हमारी हॉरिजॉन्टल सर्कल पे लेवलिंग के लिए आ रही थी। लेकिन मैम ये जो वर्टिकल सर्कल है अब इसमें नहीं है, पर मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि वर्टिकल वो कैसे होती है, ये थोड़ा सा अलग है। तो ये वाला देखो, इस तरीके से एक बबल ट्यूब ऊपर लगी हुई है किसी हाइट पे, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड बबल। क्योंकि मेरे को और कोई फोटो नहीं मिली जिससे मैं आपको और चीजें बता सकूं, तो मुझे लग रहा है कि इससे आप चीजें समझ पाओगे। एल्टीट्यूड को एल्टीट्यूड बबल क्यों बोला, क्योंकि मैम इस बबल को हमने किसी हाइट पे लगाया है, इस बबल ट्यूब को हमने किसी हाइट पर लगाया है, इसलिए इसको हमने एल्टीट्यूड बबल बोला। तो मैम अगर हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को इसी से ही लेवल कर लिया था, तो हमने इसी से ही अगर अपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर लिया था, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी मैं आपको बताती हूँ। जब हम लेवलिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो लेवलिंग में होता क्या है, हम अपना इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, ऐसे सामने इसी तरीके का एक लेंस होता है, उससे सामने स्टाफ रखा होता है, उस पर रीडिंग पढ़ते हैं। मान लीजिए एक स्केल सामने रखा है, मैं यहाँ से देख रही हूँ, उस पर रीडिंग पढ़ती हूँ। तो कई बार क्या होता है, कई बार मुझे रीडिंग लेनी है, कई बार मुझे क्या करना है मैम, रीडिंग लेनी है और लेवलिंग में थियोडोलाइट को यूज करना है। लेवलिंग में थियोडोलाइट को यूज करना मतलब मैं चाहती हूँ, ध्यान से सुनना, लेवलिंग क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, और सामने सामने मैंने ऐसे इस तरीके से एक स्टाफ है। ये क्या होता है मत पूछना डिटेल में, लेवलिंग चैप्टर में बताऊंगी। अब यहाँ पर जिसको जाना है वो जा सकते हैं, मैंने जितना पढ़ाना है मैं उसके बाद ब्रेक दूंगी, ठीक है। जिसका दिमाग घूम रहा है आप लोग जाइए आराम से। अच्छा देखो, तो यहाँ पर आपका 1 मीटर है, मान लो यहाँ पर रीडिंग 2 मीटर लिखी है, और ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है। जब मैं यहाँ से देखूंगी, जब मैं यहाँ से देखूंगी तो मैम ये इंस्ट्रूमेंट मुझे सामने वाली बिल्कुल सीधी रीडिंग दिखाए, ये बिल्कुल सीधी रीडिंग दिखाए। उसके लिए क्या मुझे ये चाहिए कि जो ये मेरा यहाँ पर टेलीस्कोप है, ये बिल्कुल टेलीस्कोप लेवल होना चाहिए। बताओ, क्या टेलीस्कोप बिल्कुल लेवल होना चाहिए अगर मुझे बिल्कुल सामने वाली रीडिंग पढ़नी है? और मैम अगर ये लेवल नहीं हुआ तो ये कोई और रीडिंग बता देगा और इसमें गलती आ जाएगी, आएगी कि नहीं? तो इसमें मैम गलती आ जाएगी। तो मैं चाहती हूँ, जब मैं चाहती हूँ कि टेलीस्कोप लेवल हो, जब मैं चाहती हूँ टेलीस्कोप, जब मैं चाहती हूँ मेरा टेलीस्कोप लेवल हो, उसके लिए मुझे एक बबल ट्यूब इसके साथ लगानी पड़ती है, इसके साथ लगानी पड़ती है, ताकि मैं ये इंश्योर कर सकूं जब मेरा टेलीस्कोप सामने देख रहा है तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल देख रहा है। उसके लिए हमने एल्टीट्यूड बबल लगाया है। क्लियर हो गया? उसके लिए हमने एल्टीट्यूड बबल लगाया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये एल्टीट्यूड बबल की, तो ये हमने यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है, मतलब सारी डेफिनेशंस तो आपको मिल जाएंगी। तो क्या लिखा है, एल्टीट्यूड बबल इज बबल ट्यूब ऑन वर्टिकल सर्कल। किस लिए लगाया है, ताकि हम ये ह्यूमन एरर, एरर तो सब जगह आएगा, एरर तो सब जगह आएगा। आपको मैं बोल रही हूँ, अभी मैंने आपको बोला जो आप 20 मीटर का डिस्टेंस मेजर करके आओ, उसमें भी गलती आएगी। मैं जितना सर्वे आपको पढ़ा रही हूँ, जब आप प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करोगे तो हर जगह गलती आएगी, ठीक है। गलतियां आप अपनी लाइफ में भी तो करते ही रहते हो, उन्हीं से तो सीखते हो, पर यहाँ तो गलती से सीख भी नहीं पाओगे, वो गलतियां रिपीट भी होती रहेंगी। अब देखो, अब देखिए, हॉरिजॉन्टल और ट्रूनियन एक्सिस समझा दिया क्या होता है। एक्सिस अबाउट विच टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन वर्टिकल प्लेन, टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में घूमेगा, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ट्रूनियन एक्सिस। लास्ट क्या आती है, वर्टिकल एक्सिस या एजीमुथ एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस क्या है, वर्टिकल एक्सिस क्या है, इसको आसानी से पहले मैं दिखा देती हूँ जरा आपको। तो वर्टिकल एक्सिस किसको बोलते हैं, अगर मैं अपने इंस्ट्रूमेंट पर वापस जाऊं, अगर मैं अपने इंस्ट्रूमेंट पर वापस जाऊं तो वर्टिकल एक्सिस क्या है, ध्यान से देखिए। देखो, वर्टिकल एक्सिस अपने इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से ले जा रही हूं मैं, इमेजिनरी। क्या अब इसमें कुछ समझाने की जरूरत है कि वर्टिकल एक्सिस क्या होती है? बिल्कुल सेंटर से जा रही है, वर्टिकल एक्सिस इसको बोल दिया। क्या इसमें कुछ समझाने की जरूरत है?
आप मानो आपके इंस्ट्रूमेंट के बिल्कुल बीच से एक इमेजिनरी एक्सिस जा रही है, वो हमारी इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस है। तो जब मैं बोल रही हूं मैं अपने थियोडोलाइट को, या मैं अपने थियोडोलाइट से ऐसे एक हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना चाहती हूँ, जब मैं अपने थियोडोलाइट से लेफ्ट से राइट की तरफ एक एंगल मेजर करना चाहती हूँ, और या राइट से लेफ्ट की तरफ एक एंगल मेजर करना चाहती हूँ, तो बताओ हम कौन से प्लेन में घूम रहे हैं? बताओ हम कौन से प्लेन में घूम रहे हैं जब हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं? तो हम घूम रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जब प्लेन हॉरिजॉन्टल होगा तो एक्सिस कौन सी होगी? क्या बताया था आपको अभी? तो इसका मतलब मैम जब आप रीडिंग लोगे ना यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंगल की, तो आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहे हो। मतलब किस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हो? तो प्लेन की हमेशा ऑपोजिट होती है एक्सिस, तो वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे हो। किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे हो? वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहे हो। समझ में आया? अब मैं जितना अभी पढ़ाया है मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ, और मैं गारंटी दे रही हूँ जिसने अभी ध्यान से सुना होगा वो सारे आंसर कर पाएगा। अभी आपको ब्रेक मिलेगी आज। आज तो ऐसे सोच लो कि मैंने आपको ब्रेक दे दी तो खुश हो जाइए, नहीं तो आज तो ब्रेक नहीं देनी थी मैंने आपको। जिस हिसाब से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टॉपिक के, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शायद कि नहीं आएंगे। हाँ, चलिए आप आंसर करते जाना, फिर ब्रेक मिल जाएगी जल्दी से। जो जो पूछूंगी बताना। सबसे नीचे वाली जो प्लेट होती है उसे क्या बोलते हैं? अब जैसे जैसे आप आंसर करते जाएंगे, जितना जल्दी आंसर करेंगे उतना जल्दी ब्रेक मिलेगी। ब्रेक का लालच देना पड़ता है आप लोगों को। सबसे नीचे वाली जो प्लेट है इसे क्या बोलते हैं? 15 मिनट की मिलेगी ब्रेक, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। सबसे नीचे वाली जो प्लेट होती है इसे क्या बोलते हैं? बोलो बोलो जल्दी से। सबसे नीचे वाली जो प्लेट है इसे बोलते हैं ट्राइवेट। इसे बोलते हैं ट्राइवेट। इससे ऊपर वाली जो प्लेट होती है इसे क्या बोलते हैं? इससे ऊपर वाली जो प्लेट होती है इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिख देती हूँ, थोड़ा ब्लैक में लिखूंगे तो सही लिखेगा। इससे ऊपर वाली जो प्लेट होती है इसे क्या बोलते हैं? ट्राई ब्रिज। ये जो 3 स्क्रू लगे हुए हैं, इन 3 स्क्रू को क्या कहेंगे? ये जो 3 स्क्रू लगे हुए हैं इसे क्या बोलते हैं? फुट स्क्रू। ये जो 3 स्क्रू हैं इसे बोलते हैं फुट स्क्रू। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? एक लोअर प्लेट। ये वाली लोअर प्लेट। लोअर प्लेट पे कौन सा स्केल मार्क होता है? लोअर प्लेट पे कौन सा स्केल मार्क होता है? मैन नहीं होता, ट्राई ब्रेच होता है। ठीक है, लोअर प्लेट पे कौन सा स्केल होता है? मेन स्केल। लोअर प्लेट पे मेन स्केल। जो अपर प्लेट है उस पे कौन सा स्केल होता है? वर्नियर स्केल। अपर प्लेट पे कौन सा स्केल होता है? वर्नियर स्केल। और मैम इसके ऊपर अपर प्लेट के साथ और क्या लगा होता है? एक लेवल ट्यूब। अपर प्लेट पे क्या लगा होता है? एक लेवल ट्यूब। इसके ऊपर क्या दिख रहा है? एक ए फ्रेम। ए फ्रेम के ऊपर कौन आएगा? वर्टिकल सर्कल। आंसर करते जाइए। देखिए याद आ रहा है सब कुछ जो पढ़ा है? वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में कौन सा स्केल होता है? मेन स्केल। और ये क्या है मैम? टेलीस्कोप। सबसे पहले बताया था टेलीस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं मैम? टेलीस्कोप की हेल्प से मेजर करेंगे हम लोग रीडिंग। इसमें कौन सा स्केल होता है? वर्नियर स्केल। यहाँ एक पीछे एक बबल ट्यूब जो नहीं दिखाई दे रही, उसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बबल। उसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बबल बोलते हैं। ये भी समझ में आ गया? अच्छा, कुछ रह गया यहाँ पर? नहीं। अब इसके बाद मैम जब आपको रीडिंग लेनी होगी, जब आपको रीडिंग लेनी होगी तो 2 स्क्रू बताए थे, लोअर क्लैंप और अपर क्लैंप। लोअर वाले आप बताइए, रीडिंग लेने के लिए लोअर और अपर में से किसे टाइट करेंगे, किसको लूज करेंगे? जब भी मुझे रीडिंग, रीडिंग मतलब मुझे मेजर करना है हॉरिजॉन्टल एंगल, मुझे मेजर करना है हॉरिजॉन्टल एंगल, तो कौन सी प्लेट टाइट होगी, कौन सी प्लेट लूजन होगी? बोलो। तो मैम यहाँ पर आपने बताया था जो लोअर क्लैंप होगा, लोअर को हम क्लैंप कर देंगे या फिर लोअर को हम टाइट कर देंगे। और आपने बताया जो अपर वाली प्लेट है उसको क्या कर देंगे? अनक्लैंप कर देंगे। अनक्लैंप का मतलब है इसको हम
लूज कर देंगे तो हमारा इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में रीडिंग ले पाएगा। आपको बताया कि रीडिंग किस तरीके से लेनी है, वो रीडिंग भी समझ गए। लीस्ट काउंट कितना होता है थियोडोलाइट का? मैम 20 सेकंड होता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि थियोडोलाइट में जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट को कितना होता है? मेन स्केल का लीस्ट काउंट मैम 20 मिनट होता है। मेन स्केल का लीस्ट काउंट 20 मिनट होता है। अब मुझे बताएंगे लोअर प्लेट कौन से स्पिंडल के साथ अटैच है? पेपर का सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि उनको पता है ना यहाँ पर आप भूल जाते हो, इसलिए वो आपसे ये पूछते हैं। लोअर प्लेट कौन से स्पिंडल के साथ अटैच होता है? लोअर प्लेट कौन से स्पिंडल के साथ अटैच होता है? मैम एल ओ। तो एल से लोअर, ओ से आउटर, तो लोअर प्लेट मेरा आउटर स्पिंडल के साथ अटैच है, और जो मेरा अपर प्लेट है, जो अपर प्लेट है वो मेरा लोअर स्पिंडल के साथ अटैच है, वो मेरा लोअर स्पिंडल के साथ अटैच है। तो अब देखो, क्या ये आप बोल रहे हो कि समझ नहीं आया, दिमाग गर्म हो गया, पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे, तो आंसर कैसे कर रहे हो अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई? हाँ, आंसर कैसे कर रहे हो अगर आपको सब समझ में आया? ऐसे कुछ भी बोलते रहते हो आप लोग। और लास्ट चीज मुझे ये बता दो, कौन सी 3 असेंबली अभी हमने पढ़ी थी? हमने कौन कौन सी असेंबली पढ़ी? 3 असेंबली पढ़ी ना अभी, तो वो 3 असेंबली के नाम बता दीजिए। कौन कौन सी असेंबली पढ़ी? तो सबसे पहली आई हमारी लेवलिंग हेड असेंबली। सबसे पहली आई लेवलिंग हेड असेंबली। लेवलिंग हेड में ही मैम ट्राइवेट आया, ट्राइब्रेच आया, और इसमें हमारा फुट स्क्रू भी आए, और ये 2 चीजें। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली में क्या था मैम? एक थी लोअर प्लेट, एक थी हमारी अपर प्लेट, और एक क्या था? बबल ट्यूब। लोअर प्लेट, अपर प्लेट, बबल ट्यूब। अच्छा, आप मुझे बताओ वर्टिकल या एलिडेड असेंबली में क्या था? दूसरी चीज, एलिडेड असेंबली में क्या था? तो एलिडेड असेंबली, एलिडेड असेंबली, एलिडेड असेंबली में क्या क्या आया था? एक वर्टिकल सर्कल आया था। ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं ना पेपर में, मैंने सब लिख दिया यहाँ पर। एक वर्टिकल सर्कल आता है मैम, यहाँ पर टेलीस्कोप आता है, वर्टिकल सर्कल आता है, टेलीस्कोप आता है, एल्टीट्यूड बबल आता है, एल्टीट्यूड बबल आता है, एल्टीट्यूड बबल आता है। अब बोलो, अब बोलो जिसको नहीं समझ में आई चीजें। हाँ, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, बाद में भी बोलना है क्या टी टी लिखा हुआ है आपने। समझा पहले ही दिया है, ये ट्राइवेट है, ये ट्राइब्रेच है, ठीक है, और ये हमारे फुट स्क्रू हैं। बोलो, अभी मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें रिपीट करवा दी जो आपको इम्पोर्टेंट समझानी थी। और रीडिंग कैसे ली जाती है वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था। और आपको ये पता होना चाहिए जब हॉरिजॉन्टल सर्कल पे आपको रीडिंग लेनी है तो आपको कौन सी चीज़ को रोटेट करना है और कौन सी प्लेट हमारी यहाँ पर फिक्स होनी चाहिए। इसके बाद अब हम लोगों को सारी, क्योंकि टर्म समझ आ गई, रीडिंग लेना समझ में आ गया, तो अब मुझे देखना है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। मैं आपको सिर्फ 10-15 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ। लोअर प्लेट होगा, मैंने कहीं गलत लिखा है? लोअर प्लेट, अपर प्लेट और बबल ट्यूब ही लिखा है, पता ही नहीं चला। समझ, जिसने ध्यान से सुना होगा, मैं ये मानकर चल रही हूँ, जिसको बाकी इतनी सारी क्वेश्चंस और अपने डाउट्स या फिर मेरी नॉलेज को चेक करने के अलावा पढ़ने का काम होगा, तो उसे तो समझ में आ गया होगा। तो हमने सारी चीज़ें रिवाइज कर ली, ठीक है। टेलीस्कोप सिर्फ वर्टिकल सर्कल के अराउंड घूमेगा तो वर्टिकल एंगल मेजर करेगा, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करेगा, ठीक है। नहीं, बस अभी इसके बाद फिर अगली क्लास है, फिर आप अगली में जल्दी जाने के लिए बोलेंगे, तो हम 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। 8:30 से हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप इन सारी लाइंस को एक बार अपने दिमाग में रिवाइज कीजिएगा, एक बार याद करने की कोशिश कीजिएगा कि हमने जो चीज़ें पढ़ी क्या मुझे याद हैं या नहीं है, ठीक है। आप एक बार याद करने की कोशिश कीजिएगा, बस 15 मिनट बाद मिल रहे हैं, उस 15 मिनट में सारी टर्म्स को रिवाइज कीजिएगा, ओके। चलिए, तो हम अभी मिलते हैं 8:30, तो सभी लोग आ जाइएगा 8:30 पे लाइव, ठीक है। चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं, अभी एंड करते हैं अभी के सेशन को।
ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।